स्टार्ट करें। क्या डिस्कस किया लास्ट क्लास में? बुद्ध काल चल रहा है हमारा इसमें, और बुद्ध काल में हम लोग डिस्कस किए हैं लास्टली। ठीक है, तो कौन सा डिस्कस किए हैं उसमें पहले तो रिविजन लेता हूँ, और आज से जो है जो फैक्चुअली भी रिविजन लेना है हमें वो, ठीक, इतिहास का, भारत का, जिससे प्रारंभिक परीक्षा वाले सेगमेंट थोड़ा सा हम तेजी से कर सके उस तरफ। ये मतलब मेन टारगेट जो है कि प्रारंभिक परीक्षा जो है हम जैसे भी करके मैनेज करें उनको वो, ठीक है। मैनेज करने मतलब निकलना चाहिए उस स्तर में। ये तो ज्यादा से ज्यादा चीजों को याद करने का प्रयास करेंगे ये, ठीक है। तो तथ्यों को याद करना है मेनली एक्चुअल में उसमें, ठीक है, तो उसको याद करेंगे ये, ठीक। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं? 600 बीसी के आसपास की बात कर रहे हैं हम, ये छठी सदी से पूर्व में है, और उसमें जो है क्या है, मगध साम्राज्य, ठीक। तो मगध साम्राज्य का उदय हम समझ चुके हैं कि उदय के कारण क्या थे, ये भी। और उसके बाद फिर जो है अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें कि मगध साम्राज्य के उदय में या फिर उनके उत्कर्ष में जो है कई अलग अलग शासकों का जो है योगदान, या फिर उसमें राजवंश थे उनके, बस थोड़ा सा रिविजन ले रहा हूं मैं, ठीक है, जो पढ़ चुके हैं हमारे लिए, ठीक है। तो इसमें क्या बताया था मैंने, एक तो क्या है इसमें पौराणिक राजवंश है, दो प्रकार के राजवंश, एक पौराणिक है। पौराणिक मतलब इसमें विष्णु पुराण में जानकारी मिलती है कि एक बृहद्रथ वंश भी हुआ करता था, जिसकी राजधानी जो है क्या था, गिरिवज्र, ठीक है। तो उसके जो है शासक हुआ करते थे, एक जो प्रमुख शासक हुआ करते थे बृहद्रथ, उसके नाम पर ही जो है इस वंश को जो है बृहद्रथ वंश कहते हैं ये। इसके पुत्र का नाम जो है जरासंध, इसके पुत्र का नाम जो है जरासंध। ये महारत काल से जुड़ते हैं इनका, भीम से संबंधित, ठीक, एक ये हो गया। उसके बाद फिर दूसरा महत्वपूर्ण हुआ कि इसमें जो है जो ऐतिहासिक राजवंश है हमारे पास में, ऐतिहासिक राजवंश का मतलब क्या हुआ कि इनका भारत के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इनका जो है उल्लेख मिलता है हमें, ये सुना ना नहीं है। इसमें जो राजवंश हुए उनके शासकों का हमें उल्लेख मिलता है, पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में भी है, और साथ में बौद्ध और जैन जो ग्रंथ है उसमें भी इनका उल्लेख मिलता है। इस वजह से इनको क्या बोलते हैं हम, ऐतिहासिक राजवंश कहते हैं। समझ में आया अंतर जो कह रहा हूं मैं? ये वो पौराणिक है तो अष्टादश पुराण में से जो है विष्णु पुराण की बात किया मैं, और यहां पर मैं किसके बात कर रहा हूं मैं, ये हम भारत के इतिहास के जो लेखन होता है, इतिहास को लिखा जाता है जिसके आधार पर, जिनका इतिहास को समझते हैं, उनमें एक सोर्स के रूप में जो है जितनी किताब सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित, तो उनमें इस वंश के बारे में उल्लेख मिलता है, इनके शासकों को उल्लेख मिलता है ये। जैसे कि एक शासक कौन है इसमें, बिंबिसार है ये। एक कौन है, बिंबिसार, पहला वंश। तो पहला वंश कौन सा है, हर्यक वंश। तो ये यहां से हमारे एग्जाम में ही शुरुआत होता है ये, ठीक है। एग्जाम में जो है इस राजवंशों का सम क्रम पूछते हैं ये, ठीक है। इसमें जो बिंबिसार है वो किस वंश से संबंधित है, प्रश्न ये पूछते हैं, तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है ये, ठीक है। तो पहले वंश कौन सा है, हर्यक वंश है, जिसमें प्रमुख शासक कौन है, बिंबिसार है, ठीक है। और इनकी राजधानी क्या है, गिरिवज्र है, जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है, बताया था मैंने, पहाड़ी दुर्ग है ये, ठीक है। इन्होंने राज्य विस्तार के लिए कई प्रयास किए, राज्य विस्तार के कई प्रयास किए, और उन्हीं प्रयास में से क्या है, उन्होंने एक तो क्या किया, वैवाहिक संबंध स्थापित किया। लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी से उन्होंने विवाह किया, चेतक की बहन थी चेलना। एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये। कौन सी बात कर रहा हूं मैं, लिच्छवी गणराज्य, उसमें शासक जो गण का जो पक्या है वो क्या नाम है उनका, चेतक नाम है, और उसकी बहन के नाम क्या है, चेलना, उनसे विवाह किया। वैसे जो है कोसल महाजनपद के जो प्रमुख प्रसेनजीत हुआ करते थे राजा, ठीक है, उनकी जो है बहन कोसला देवी, कोई उनको महाकोसला भी कह देते हैं ये, ठीक, इससे विवाह हुआ। तो दो क्षेत्र हो गया, ठीक। तीसरा हुआ मद्र या कुरु, मद्र मतलब कुरुच की बात कर रहा हूं मैं, कुरुक्षेत्र वाला एरिया, ठीक है। वहां की राजकुमारी जो है क्षेमा, उनसे भी विवाह किया उन्होंने। उसके बाद फिर जो है इसी क्रम में जो है उसने जो चंड प्रद्योत, जो अवंती महाजनपद था,
ठीक है, उसके जो है जब बीमार हो गए तो उनके इलाज के लिए उसने अपने एक राजवैद्य, जिनका नाम क्या है, जीवक हुआ करता था, उनके पास भेजे थे ये। ठीक है, कहाँ भेजे थे? अवंती। ये सब बौद्ध और जैन ग्रंथ से जानकारी मिलती है। इसके अलावा उसने अंग को भी जो है, अंग के शासक हुआ करते थे ब्रह्मदत्त, और अंग की राजधानी क्या था? चंपा। ठीक है, उसने जो है अपने मगध में मिला लिया। ठीक, ये तब उसके बाद दूसरा शासक कौन हुआ इसमें? अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है, इनके बारे में कहते हैं कि उन्होंने अपने पिता की हत्या करके जो है राज्य पर अधिकार किया था। इसीलिए इस राजवंश को, हर्यक राजवंश को पितृहंता भी कहते हैं ये। ठीक, इसके बाद फिर में शासक कौन हुआ? अजातशत्रु। ये बहुत साहसिक शासक था। ठीक है, इसने जो है कई क्षेत्र पर आक्रमण किया, जैसे कि कोसल, उनके रिश्तेदार थे, उस पर भी उसने आक्रमण किया। ठीक है, लिच्छवी गणराज्य, ये भी उनके रिश्तेदार थे, उस पर भी अधिकार कर लिया। इनके साथ इसकी समकालीन जो है, इनके समय में जो है, इन्होंने एक नगर, कौन सा नगर? राजगृह की बात कर रहा हूं, कोई इनको राजगीर भी कहते हैं ये। ठीक है, यहां पर जो है उन्होंने स्तूप का निर्माण करवाया था। भगवान बुद्ध के निर्माण के लगभग 8 वर्ष बाद कहते हैं ऐसे, ठीक है, कि उन्होंने उनके जो अवशेष थे उसमें स्तूप का निर्माण करवाया। स्तूप समझते हैं? स्तूप का मतलब भगवान बुद्ध के जो अवशेष पर जो उनकी स्मृति में बनाया गया एक स्मारक है, उनके समाधि स्थल के जैसा। वर्तमान में कई स्तूप है हमारे पास में। सांची के बहुत महत्वपूर्ण स्तूप है, भरहूत के स्तूप बहुत महत्वपूर्ण है, अमरावती के बहुत महत्वपूर्ण स्तूप है। समझना कह रहा हूं? तो स्तूप मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं? भगवान बुद्ध के अवशेष पर बनाया हुआ एक इमारत, जिनको हम अगर हिंदू वाले में है, इधर वाले में है, अगर वो वैदिक या फिर इस तरह बाकी वाले हैं तो उसमें मंदिर कह देते हैं हमारा। तो वैसे बौद्ध धर्म के लिए क्या है, उनका सबसे महत्वपूर्ण स्थल क्या है? स्तूप। तो 3 शब्द मिलेंगे, एक स्तूप की बात करूंगा मैं, एक उसका जो है पूजा गृह होता है, जिनको बोलते हैं चैत्य। क्या शब्द यूज कर रहा हूं मैं? चैत्य। एक तो स्तूप पूरा बड़ा संरचना हो गया, उस बड़े संरचना में एक जो, जहां पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा रखा होता है, उनके अवशेष रखे होते हैं, वो उनका पूजा गृह है, जिनको बोलते हैं चैत्य गृह। क्या कहते हैं? चैत्य गृह। ठीक है, और एक होता है उसमें बौद्ध भिक्षु जहां पर निवास करते हैं, जहां रहते हैं, उनको बोलते हैं विहार। अंतर समझ में आ रहा है? ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये। ये विहार क्या होता है, चैत्य क्या होता है, स्तूप क्या होता है, ये समझ रहा है? ये तो 3 चीज अभी तो बताऊंगा आगे मैं, मगर ये चीज अभी से ध्यान में रखना है आपको वो। ठीक है, इसके बाद हाँ, इसी में बताया मैंने कि राजगृह जो है, तो वहां पर जो है ये प्राचीनतम प्राचीन स्तूपों में से एक है ये, क्योंकि इसके पहले के जो है बहुत, और हमें कोई अधिक साक्ष्य नहीं मिलते स्तूप निर्माण के। इसके बाद सम्राट अशोक ने भी कई बर्तन किए हैं, ठीक है, मगर वो पहले पहले शुरुआती दौर के स्तूप कहां पर? राजगृह। राजगृह मतलब राजगीर, यहां पर इसी समय जो है राजगीर में स्तूप का निर्माण भी, और साथ में यहीं पर जो है जो सप्तपर्णी गुफा है, क्या पहाड़ी है, अब उस पहाड़ी में कौन सा? सप्तपर्णी गुफा है। उस सप्तपर्णी गुफा में जो है, सप्तपर्णी गुफा में जो है, गुफा उसमें जो है भगवान बुद्ध के जो निर्वाण के पश्चात, भगवान बुद्ध के निर्वाण के कुछ समय पश्चात जो है उनके उपदेशों को संकलित करने के लिए, उनके विचारों को और जो है प्रोत्साहित करने के लिए, धर्म को और प्रोत्साहित करने के लिए भगवान बुद्ध ने जो स्थापित किए थे, उसके लिए जो है बौद्ध संगति, संगति मीन्स सम्मेलन है बेसिकली ये। ठीक है, तो भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे, जो उनके विचार थे, उनके जो जो उपदेश थे, जो विचार थे धर्म के बारे में, ठीक है, और समाज को लेकर के सोच था, इन सबको जो एक साथ में जो है एक सम्मेलन बुला करके उस पर विचार विमर्श किया गया। ठीक है, और उसको एक संकलित किया गया, उन विचारों को भगवान बुद्ध के। समझा रहे ना? उसने भगवान बुद्ध ने क्या उपदेश दिया है बौद्ध भिक्षुओं के लिए, उसने बौद्ध भिक्षुओं के लिए किस प्रकार के उसने उनका जीवन अपना होना चाहिए, उनके बेसिक नियम क्या हो सकते हैं, तो उनके लिए। तो ऐसा जो है, जो 2 इससे पहले जो संगति हुआ बौद्ध, उसमें जो है 2 पिटकों की रचना हुआ। जानते हैं पिटक मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित ये ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ है। उसमें से एक ग्रंथ है सुक्त पिटक और दूसरा क्या है? विनय पिटक। तो पहले बौद्ध संगति जब हुआ तो ये 2 पिटकों की रचना हुआ। समझ आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक है, पहले बौद्ध संगति कहां पर हुआ? राजगृह में हुआ। किसके शासनकाल में हुआ? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। वो अवधि आगे और पढ़ लेंगे हम लोग अभी ये। ठीक है, और इसमें रचना क्या है? संकलन किसको? सुक्त पिटक और विनय पिटक, ये हो गया ये। ठीक है, ये एग्जाम में सप्तपर्णी गुफा, ये जितने भी टर्म्स यूज कर रहा हूं ये पूरे एग्जाम में आए हुए हैं, अच्छे से याद रखना ये।
उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण शासक हुआ इस हर्यक वंश में, वो कौन है? उदयन। वो कौन है? उदयन। उदयन जो है अजातशत्रु का पुत्र, मगर ऐसी जानकारी मिलता है कि इन्होंने अपने पिता का जो है हत्या करके ये इन्होंने भी सत्ता में आया था, इस तरह से ये। तो इसीलिए जो है इसी राजवंश को बताया मैंने, इनको क्या बोलते हैं? पितृहंता, इसीलिए से कहा जाता है ये, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? पितृहंता कहा जाता है ये। ठीक है। अब इसके बाद फिर जो है ये कौन हो गया? उदयन। उदयन के समय जो है उन्होंने एक नगर की स्थापना किया। ठीक है, कौन सा? कुसुम नगर, जो आगे चलकर किस रूप प्रचलित हुआ? पाटलिपुत्र के रूप में। जल दुर्ग है बताया मैंने, गंगा, गंगा, गंडक, घाघरा और सोन। सोन को जो है रामायण में हिरण्यबाहु भी कह देते हैं, भगवान शिव की भुजा के रूप में है वो, ऐसा मानते हैं। अमरकंटक जानते हैं ऑलरेडी वो, ठीक, वहीं से उनको उद्गम है ये। ठीक है, और आगे चल करके इसी में फिर आगे चल करके एक और राजधानी बन जाता है, कौन सा? वैशाली, मगर वो बात का है, नागवंश में है। ठीक है। उसके बाद फिर जो है इस उदयन के बाद इसमें बीच में शासक और है, मगर उसके बाद बीच में अंतिम शासक कौन है इसका? नागदशक है। कौन है? नागदशक। ये अंतिम शासक है इस हर्यक वंश का। इसके बाद जो है इसको सत्ता से हटा करके जो है कौन सत्ता में आ गया? शिशुनाग वंश आ गया। शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश में जो है शिशुनाग वंश है, उसने इस वंश की स्थापना किया और उसके बाद उन्होंने शासन भी किया। ठीक है, उसने अपनी राजधानी बदल दिया। राजधानी अभी तक क्या था? पाटलिपुत्र था उदयन के समय। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है क्या बन गया? वैशाली। कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए वैशाली बनाया गया, और इसी समय जो है उसने जो अवंती महाजनपद हुआ करता था उनको जो है मगध में मिला लिया। ठीक, तो इस प्रकार से अवंती, इस प्रकार से मगध का विस्तार कहां तक हो गया? इस तरफ अंग भागलपुर वाला बिहार का जो क्षेत्र है वो, और वहां से अवंतीभूष के क्षेत्र में, और उधर तक्षशिला तक उसने ठीक ठाक मात्रा में विस्तार कर लिया। किसने? मगध ने। ठीक है, इसके बाद इसी राजवंश में जो है एक बहुत महत्वपूर्ण शासक हुआ कालाशोक, या कोई उनको काकवर्ण भी कहते हैं। कहते हैं कालाशोक, या फिर जो है काकवर्ण कहते हैं ये। ठीक है, कालाशोक या फिर काकवर्ण कहते हैं। अब इसमें जो है इस समय तक राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र है। ठीक है, पाटलिपुत्र है ये। इस समय जो है, जैसे पहले बौद्ध सम्मेलन जो है किसके समय हुआ था? अजातशत्रु के समय हुआ था। दूसरा बौद्ध सम्मेलन जो है ये लगभग 100 वर्ष के बाद जो है किनके समय? कालाशोक के समय हुआ दूसरा बौद्ध संगति। ठीक है, और इसमें जो है बौद्ध धर्म का दो भागों में विभाजन हो गया। इसमें जो है बौद्ध धर्म का दो भागों में विभाजन हो गया, एक स्थावीर और दूसरा जो है महासांधिक। एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये सभी, जितने भी टर्म्स है ना, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये। उधर मैंने पहले बताया क्या है, पहले जब बौद्ध सम्मेलन हुआ था उसमें जो है क्या है, दो पिटकों की रचना हुआ था, एक सुप्त पिटक और दूसरा विनय पिटक। और यहां पर क्या हुआ है, दूसरा बौद्ध संगति जो है जो 100 वर्ष बाद में हुआ पहले वाले के, उसमें क्या हुआ है, बौद्ध धर्म को दो भागों में विभाजन हो गया। एक कौन सा है? स्थावीर, और दूसरा क्या है? महासांधिक। मगर ये जो है हीनयान और महायान वाले की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं, मैं वो बाद में आएगा, वो चौथा बौद्ध सम्मेलन में आएगा। ठीक, यहां तक हो गया। ठीक, उसके बाद फिर अब नंदीवर्धन। अब कालाशोक के बाद इस वंश में कौन हो गया? नंदीवर्धन, या फिर महानंदीन। नंदीवर्धन या फिर महानंदीन। ठीक है, तो पहले वंश कौन सा हो गया? हर्यक वंश हुआ। दूसरा वंश कौन सा हो गया? नागवंश हुआ। पहले वंश में शासक कौन है? पहले बिंबिसार है, फिर अजातशत्रु, फिर उदयन, फिर नागदशक। ठीक है, फिर कौन है? नाग, शिशुनाग में। तो पहला शासक कौन है? शिशुनाग है। दूसरा कौन है? कालाशोक है। और अंतिम जो है प्रमुख बीच को छोड़ करके कौन है? नंदीवर्धन है ये। ठीक है, अब उसके बाद फिर जो है शासक शुरुआत हुआ वंश का, वो कौन सा है? नंद वंश का। नंद वंश में जो है कई शासक हुए। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें 9 शासकों ने मिलकर शासन किया, इसीलिए कभी कभी इनको नौ नंद भी कहते थे। ये क्या कहते थे? नौ नंद। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण शासक जो हुआ, जो शक्तिशाली हुआ करता था, वो कौन था? महापद्मनंद। ठीक है, इन्होंने एक राठ की उपाधि, एक राठ मतलब उनका चारों तरफ उनका विस्तार है राज्य का, तो उपाधि क्या है इनका? एक राठ। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, एक राठ की उपाधि किसने धारण किया? तो कौन है इस तरफ? महापद्मनंद। ठीक है, इनके शासन काल में ही जो है लगभग समकालीन, ठीक है, दो एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ करते थे जो व्याकरण की रचना किया था संस्कृत का ये। ठीक है, कौन?
पाणिनि। पाणिनि उन्होंने, उनकी रचना क्या है? अष्टाध्यायी है ये, ठीक है, क्या है? अष्टाध्यायी। इसके बाद नंद वंश में जो है, जो अंतिम शासक हुए वो कौन थे? घनानंद, ठीक है, घनानंद। और घनानंद के मतलब कब की बात कर रहे हैं हम? लगभग में भी जो है हम मौर्य काल के आसपास तक चल रहे हैं, उनके थोड़े से पहले, ठीक, यहीं से ये, ठीक है। तो इस समय तक की जो भारत की स्थिति बिल्कुल अलग प्रकार की है। पश्चिम से आक्रमण हुए, उत्तर पश्चिम में आक्रमण भी हुए, वो सब चीजें ये, ठीक। तो घनानंद जो है इस नंद वंश का अंतिम शासक, नंद वंश का अंतिम शासक कौन है? घनानंद है, ठीक है। बहुत धन का लोभी है, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है, ठीक है। ये धन का लोभी हुआ करता था, ऐसा कहा जाता है इनके बारे में ये, ठीक है। और इसीलिए जो है इनको सत्ता से हटा करके फिर आगे चल करके जो है आगे चल करके जो है इस पर मौर्य वंश की स्थापना किया। इसके बारे में जो है दो टर्म्स यूज करते हैं इसके लिए, घनानंद के बारे में। एक अग्रमीज, एक शब्द लिख लीजिए, अग्रमीज, अग्रमीज और जैंद्रमीज, घनानंद को लेकर के, ठीक है, घनानंद को लेकर के अग्रमीज। और तो ये जो है एक्चुअल में घनानंद जो है अच्छा शासक नहीं माना जाता है, मतलब आम लोगों के लिए ये, इसीलिए जो है इनको सत्ता से हटा दिया गया, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कैसे उनकी अलग प्रक्रिया की बात करूंगा मैं ये, ठीक है। अब उसी में फिर मैं कुछ कुछ बताया मैंने ये, ठीक है। देखो एक जो है ये एक किताब, एक ग्रंथ है उस समय का लिखा हुआ ये, ठीक है। अवंती हम जो बात किए ना थोड़ी देर पहले, अवंती महाजनपद हुआ करता था, वहां के एक राजकुमारी हुआ करता था, ठीक है, वासवदत्ता, क्या नाम उनका? वासवदत्ता। और उदयन को नाम तो जानते हैं याद है, ठीक है। तो दोनों की कह सकते हैं कि ये एक तरह से मतलब उनका प्रेम गाथा के रूप में है ये। किनकी बात कर रहा हूं मैं? स्वप्न वासवदत्ता, ये नाटक है बेसिकली ये, ठीक है। स्वप्न वासवदत्ता जो है एक नाटक है बेसिकली ये, ठीक है। और बस ये ध्यान में रखना है, ठीक है, इसकी रचना किसने किया? भास। तो भास की रचना क्या है? स्वप्न वासवदत्ता। एग्जाम में कई बार पूछे हैं, पीएससी में, यूपीएससी, सब एग्जाम में पूछते हैं ये। क्या नाम बता रहा हूं मैं? स्वप्न, ये लिखा है ना ये, स्वप्न वासवदत्ता, स्वप्न वासवदत्ता। रचना किसने किया? भास ने किया है। तो ऐसे कुछ चीजों को पिकअप कर रहे हैं हमें ये, ठीक है। और इसमें जो है उदयन, उदयन एक शासक है, बताया हूं मैंने, ठीक है। उदयन और जो स्वप्न वासवदत्ता है, जो उनके सपने में आते हैं, उससे प्रेम करते हैं और उसी पर बेस्ड ये नाटक है ये, समझा रहे हैं ये? तो क्या बताया मैंने? स्वप्न वासवदत्ता किसकी रचना है? भास की रचना है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की रचना है। तो ऐसे याद रखना है ये। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? कौटिल्य की रचना है। इस तरह से याद रखना है ये, ठीक है। अब उसके बाद फिर आगे और इसमें ये, ठीक है। अब ये जो है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे, जो उसमें जो उस दिन मैं बस सिर्फ उसको याद नहीं करवाया था, उसको बताया था कि इसको भी ऐसा करना है करके, ठीक है। हम जानते हैं इस समय जो है क्या हुआ है? विदेशी आक्रमण हुआ है ये। उस समय क्या है? विदेशी आक्रमण हुआ है। विदेशी आक्रमण भी बताऊंगा इसमें, ठीक है। विदेशी आक्रमण तो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इसमें से, ठीक, उनके रिजल्ट ले लेंगे। मगर इस समय जो है, इस समय जो है जो सिकंदर जो है, जो बाद में आक्रमण करने आए थे, ठीक है, 326, 327, 326 इनके आसपास 25 तक, ठीक है। तो उसके पहले जो है भारत में जो आक्रमण, जो जो साहित्यकार है, जिससे भारत के इतिहास के बारे में किसी न किसी में जानकारी मिलती है, किनकी बात कर रहा हूं मैं? सिकंदर से पहले जो है आए कुछ साहित्यकार, जिसने भारत के बारे में कुछ लिखा है, भारत के बारे में लिखा है, और जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में सीधे तौर पर उनको पूछते हैं ये, राइट, ऐसे। तो एक जिस पहला जो है इसमें सबसे पहला जो है प्रारंभिक सिकंदर के समकालीन है, तो इसके थोड़ा पहले सिकंदर से पूर्व जो आने वाले कुछ कुछ ये जो है कुछ विदेशी यात्री बेसिकली है, ठीक है, सिकंदर से पूर्व, ठीक है। तो एक इसमें जो है एक इनमें जो है जैसे कि स्काई लेक्स, बस नाम मत सुनते चले जाओ, वो अगर एग्जाम में आया तो उन बातों को हम लिख लेंगे, मतलब उसको टिक व्यक्त करना है एक्चुअल में वो, ठीक है। तो एक है, वो कौन है? स्काई लेक्स। ये सबसे पहले जो है भारत के बारे में लिखा हुआ इन्होंने ये, ठीक है। इनको सिंधु प्रदेश के जो है उसके बारे में लिखा, और ये जो है दारा प्रथम यूनानी शासक थे, ठीक है, उनके समय का है ये,
दारा। डेरियन बताया था, एक नाम और क्या है यूनानी शासक में, क्या है, दारा। ठीक है, तो क्या नाम बता रहा हूं मैं, स्काई लेक्स। दूसरा मैंने कौन सा कह रहा हूं मैं, हिकेटियस। हिकेटियस बस याद कर लो कम से कम। एक स्काई लेक्स है, दूसरा कौन है, हेकेटियस है। फिर तो एक नाम जानते हैं, हेरोडोटस। इसकी रचना क्या है, हिस्टोरिका है। तो हिकेटियस ने क्या, भूगोल के बारे में, ज्योग्राफिया, ज्योग्राफी, ठीक है, इसने जो है भारत के बारे में काफी कुछ बताया है। ये हिस्टोरिका जो है, ये इतिहास, भारत, हेरोडोटस भारत कभी नहीं आया था, मगर यहाँ जो विदेशी यात्री आते थे, व्यापार करने आते थे, उनसे पूछ पूछ करके उन्होंने क्या लिखा, हिस्टोरिका लिखा। किसने, हेरोडोटस ने। उसमें भारत के बारे में काफी जानकारी मिलती है उनके। ठीक है, और एक क्या है, केसियस। एक क्या है, केसियस। तो क्या क्या नाम बता दिया मैंने, एक स्काई लेक्स है, दूसरा हेकिटियस है, और तीसरा हेरोडोटस है, और चौथा केसियस। क्लियर है, यहां तक आगे बढ़ जाए। ठीक है, उसके बाद फिर जो है ये सिकंदर के बाद, सिकंदर के साथ आने वाले, ये सिकंदर के साथ में आने वाले कम से कम 3 तो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक क्या है, नियार्कस। इनको कोई निकस्थनीज भी कह देते हैं। ये क्या है, नियार्कस। कई बार प्रश्न ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के पूर्व आए थे और कौन सिकंदर के साथ आए थे और कौन बाद में आए थे। समझ रहे हैं, उनके आने का सही क्रम क्या है, प्रश्न पूछने का ये तरीका होता है। ये आने का सही क्रम, तीनों को नाम दे देंगे 3, और उसके आने का सही क्रम क्या है, तो 1 2 3 3 2 1, इस तरह से ये। ठीक है, तो एक क्या है, नियार्कस, दूसरा क्या है, एस्टोबोलस, फिर ओने सिक्रेट्स। समझा रहे ये। इसके पहले मैंने क्या बताया, स्काई लेक्स है, फिर हेकेटियस है ये। ठीक है, हेकेटियस याद नहीं भी कुछ उसमें दिक्कत नहीं, एक स्काइसियस नाम रख ले, ध्यान रखना है, दूसरा हेरोडोटस नाम रखना है, और केसियस। ठीक है, फिर किसकी बात कर रहा हूं मैं, नियार्कस। तो ये एक साथ लगभग है, ये नियार्कस है और इरिस्टोबोलस और एक आनोसिक्रेट्स। जनरली होता यह था कि ये जो है केवल नियार्कस से निकस्थनीस कह रहा हूं, ये सिर्फ ये एक विदेशी यात्री उनके साथ में थे ऐसा नहीं है, वो उनका जो है निगार्कस जो है वो, ठीक है, ये जो है ये उनका बड़ा एडवाइजर हुआ करता था, मतलब उनका मित्र भी था। इनके बचपन के 2 मित्र थे सिकंदर के, एक जो है सेल्यूकस और दूसरा जो है निकस्थनीस, जिनको हम नियार्कस भी कहते हैं। तो वो एक जो है सेनापति और दूसरा उनका प्रमुख सलाहकार। ठीक है, कौन, नियार्कस। तो वो जो है साथ में रहते थे हमेशा इन लोगों के लिए। ठीक है, तो एक उसमें कौन है, नियार्कस है, दूसरा एरिस्टोबुलस है, और तीसरा ऑनिसिक्रिट्स है। ये क्या है, ऑनिसिक्रिट्स है। ये इसको 2-3 बार याद कर लेंगे तो हो जाएगा। एक नाम क्या था मैंने, नियार्कस, दूसरा क्या है, एरिस्टोबुलस, और तीसरा क्या है, ओनिसिक्रिट्स है। ओनिसिक्रिट्स है ये। ठीक, ये हो गया। अब सिकंदर के बाद जो आए हैं, ठीक है, सिकंदर के बाद जो आए हैं, सिकंदर के बाद आने वाले में से एक नाम दिख रहा है अभी ये, ठीक है, क्या है, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की रचना क्या है, इंडिका है। मेगास्थनीज की रचना क्या है, इंडिका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मेगास्थनीज जो है उस तरफ जो सेल्यूकस, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो सेल्यूकस हुआ करता था शासक, सिकंदर के मृत्यु के बाद, सिकंदर की मृत्यु जब बेबीलोन में उनकी मृत्यु हो गया, उनके बाद उसने जो सिंध के सबसे उधर अफगानिस्तान वाले क्षेत्र को उन्होंने किसको दिया था, उसने सेल्यूकस को दिया था वहां पर शासन करने के लिए। ठीक है, तो सेल्यूकस जब उस क्षेत्र में शासन कर रहा था तो वहां चंद्रगुप्त इस तरफ पाटलिपुत्र क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया धीरे से। ठीक है, तो सेल्यूकस जो है अपने एक दूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त दरबार में भेजा था। ठीक है, आए, उसने इस पूरे मौर्य वंश के बारे में काफी कुछ लिखा, उनकी समाज के बारे में, उनके राजप्रसाद के बारे में। कौन सी रचना इनकी, इंडिका। कौन सी रचना, इंडिका। तो इंडिका में काफी कुछ बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो मेगास्थनीज की रचना क्या है, इंडिका है ये। अभी हेरोडोटस से तो पहले नहीं आए हैं, बाद में आए हैं। ठीक है, नियार्कस से बाद में आए हैं, हेरोडोटस पहले, फिर नियार्कस, फिर मेगास्थनीज। प्रश्न ऐसे पूछते हैं ये। ठीक है, फिर मेगास्थनीज के बाद दूसरा कौन है, डाइमेकस। क्या नाम है, डाइमेकस। मेगास्थनीज के बाद क्या है, डाइमेकस। इनकी रचना कोई पता नहीं चल पाता क्या है, मगर हाँ विदेशी यात्रा
यदि जाति थे, ठीक है। फिर क्या है, डायनोसियस, डायनीसियस, डायोनीसियस, ठीक है। तो एक मेगास्थनीज हो गया, दूसरा डायमेक्स है, और फिर क्या है, डायोनिसियस। फिर जो है पेट्रोग्लिस छोड़ दीजिए, इनको भी छोड़ दिए। फिर किन की बात कर रहे हैं हम, एरियन। किनकी बात कर रहे हैं, एरियन। अब फिर एक बात कर रहा हूं मैं, फेरी प्लस। किनकी बात कर रहा हूं मैं, फेरी प्लस। क्लियर है ये? तो पहले किसके बात किया मैंने, मेगास्थनीज। फिर किसकी बात किया मैंने इसमें, डायमेकस, डायमेक्स है, कोई डायमेकस कहते हैं। फिर क्या है, डायनोसियस है। फिर मैं किसकी बात कर रहा हूं मैं, एरियन। कुछ चीजों को छोड़ देते हैं, बाद में याद कर लेंगे। क्या है, एरियन। और एरियन के बाद इसमें जो है दूसरा इंपॉर्टेंट कह रहा हूं मैं, फेरी प्लस। क्या नाम, फेरी प्लस, ठीक है। तो ये क्रम में है एक्चुअल में ये, ठीक है, एक क्रम में है ये। उसके बाद फिर एक और जो है, जो बाद में जो आया वो कौन है, स्ट्रेबो। क्या नाम है, एस्ट्रेबो। वो अरिस्टोबुलस वाले मैंने नियार्का, वो सिकंदर के साथ वाले बात किया था, ठीक है। और नियार्का सिकंदर के साथ ही है बेसिकली ये, ठीक है। तो अब क्या है, एस्ट्रेबो, एस्ट्रोबो। तो एस्ट्रोबो ने क्या किताब लिखा, ज्योग्राफी। फेरी प्लस, तो फेरी प्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, दिमाग में रखना है, एग्जाम में सब पूछे हुए कई बार ये। एस्ट्रेबो जो है उसने क्या रचना किया, ज्योग्राफी, ठीक है। भारत के भूगोल के बारे में और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के काल के बारे में काफी जानकारी मिलती है। एक जो है टॉलमी, टॉलमी ने जो है क्या लिखा, ज्योग्राफी लिखा। प्लिनी, नेचुरल हिस्ट्री का, प्लिनी ने क्या लिखा है, नेचुरल हिस्ट्री का। ये थोड़ा बाद में आया है, ये पहली सदी के आसपास था ये, ठीक समझ में आ रहा है ना, इसके आसपास के पूर्व में ये। तो एक मैंने क्या क्या बताया, एक क्या है, प्लिनी। पीछे से अगर चले हम तो एक क्या है, प्लिनी। प्लिनी से पहले कौन है, टॉलोमी है। उसके पहले कौन है, स्ट्रोबो है। उसके पहले कौन, फेरी प्लस है। उसके पहले मैंने किसकी बात की है, एरियन की बात किया। फिर यहां पर मैंने किसका, डायनोसियस की बात किया, फिर डायमेकस की बात किया, ठीक। ये सिकंदर के बाद वाला हो गया। अब सिकंदर के सिकंदर के साथ वाला है। सिकंदर के साथ वाला में कौन है, तीन लोग हैं। एक नियार्कस है, दूसरा एरिस्टोबुलस है, और तीसरा ओनेसिक्रेट्स है ये, ठीक है। और और सिकंदर के साथ, और सिकंदर के पहले वाला, सिकंदर के पहले वाला में कौन है, स्काई लेक्स है। फिर मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण नाम हेरोडोटस बताया, और एक नाम केसियस, ठीक। ये ध्यान में रखना है ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो ये तो जो है उनके साथ वाले हो गए ये, ठीक। आगे बढ़ू मैं अब ये, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद जो है, इसके बाद मैं रिवीजन लास्ट में लूंगा फिर से इतिहास का, ठीक। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं ये, ठीक है। आगे बढ़े। हम्म। और 24 तारीख है क्या, 23 तारीख। इसमें जो है हम किसकी बात कर रहे हैं,
इस समय विदेशी आक्रमण। ठीक, समझ में आ रहा है ये? और विदेशी आक्रमण मतलब किन की बात कर रहे हैं हम इसमें? कुछ कुछ समझ चुके हैं ऑलरेडी इसमें ये। तो ये विदेशी आक्रमण बेसिक बातें इनमें। ठीक है, तो पहली बात है क्या है इसमें? दो चीजें हैं इसमें ये विदेशी आक्रमण। तो विदेशी आक्रमण जो है ये अब भारत में इनका प्रवेश होगा, अगर मान लो इनको ऐसा समझो यहां पर, तो कहां पर से होगा ये? इसी क्षेत्र से होगा वो। तो यहां पर कौन सा मार्ग है? एक दर्रा है। कौन सा दर्रा है? खैबर दर्रा है। खैबर दर्रा है ये। और दूसरा यही इसी क्षेत्र में और दूसरा जो पास है उसको बोलते हैं गोमल। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो ये दो ऐसे दर्रा है जहां से भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आक्रमण हुए हैं। ठीक है, ये यहां पर छोटे छोटे अलग अलग महाजनपद है और इसी समय जो है क्या है, ये इसी क्रम में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आक्रमण हुआ है। ठीक है, तो विदेशी आक्रमण में बता चुका हूं मैं। इसमें पहला तो आक्रमण कहां से हुआ? ईरान से। और ईरान से पहला आक्रमण वाला। ठीक है, यही है ना, ईरान से है। ठीक है, अब ईरान से जो है आक्रमण हुए हैं। ईरान से जो आक्रमण हुआ, तो ईरान से आक्रमण करने वाले जो है कुछ कुछ लोग वो। ठीक है, एक तो बताया मैंने कौन सा, जो वंश है इसमें। वंश कौन सा बताया है मैंने? कोई इनको जो है अखमनी कह देते हैं और कोई इनको जो है इखमनी भी कहते हैं ये। ठीक है, एक ये। अब इसमें जो है जो आक्रमण किए हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, कुछ प्रमुख। ठीक है, एक तो बताया था मैंने कौन सा? साइरस। साइरस ने भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया। हालांकि जो है बहुत अधिक ये सफल नहीं हुए। ये बहुत अधिक सफल नहीं हुए। किनकी बात कर रहा हूं मैं? साइरस। तो ये जो है भारत के इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आक्रमण किया, किंतु ये सफल नहीं हुए। ठीक है, उसके बाद फिर इस क्रम में आगे जो है ये था डेरियस। ठीक है, इसको डेरियस डेरियस प्रथम, डेरियस प्रथम या फिर दारा प्रथम कहते हैं। डेरियस प्रथम या फिर कहते हैं इनको दारा प्रथम। ये इसने आक्रमण किया। ठीक है, इसने जो है आक्रमण किया। और तो डेट नहीं ले रहा हूं मैं, डेट नहीं ले रहा हूं क्योंकि उसमें कितनी डेट याद करेंगे तो समस्या आएगी। ठीक है, और इन्होंने भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, इन्होंने भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र मतलब ये जो ये पंजाब वाला जो क्षेत्र था, पंजाब तक पहुंच गया आक्रमण करके। ये कौन? डेरियस। ठीक है, और मतलब सिंधु के जो है पश्चिम की तरफ वाले क्षेत्र। ठीक है, मतलब सिंधु के पश्चिम की तरफ के जो क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र पर, उस पर उसने अधिकार कर लिया। ठीक है, उसने अधिकार कर लिया और उसके बाद फिर जो है उसने इस क्षेत्र में जो है धीरे धीरे अपने जो है तो अपने क्षेत्र में मिला लिया। और वहां पर एक प्रांत जिनको वो क्षत्रप कहते थे, क्या बोलते हैं? क्षत्रप। ठीक है, तो ये विश्व क्षत्रप के रूप में स्वीकार किया, मतलब उसको स्थापित कर दिया उसने ये। ठीक है, और सिंध जो शब्द है उस लोग फारस वाले क्षेत्र में लोग सात शब्द सही नहीं बोल पाए, तो क्या बोले उसने? हिंद बोल दिए उसी क्षेत्र को। तो उसको क्या नाम दिया? हिंद प्रदेश। शाह बोलना था उनको सिंधु के नाम पर, क्योंकि सिंधु के पश्चिम में है इसीलिए। मगर सिंध उच्चारण नहीं कर पाए तो उन्होंने उच्चारण में क्या आया? सा हा, इसीलिए उससे क्या बोल दिया? हिंद प्रदेश। मतलब किस तरफ? जो उनके पूरब के तरफ में है। और किस तरफ? सिंध के जो हिंदू सिंधु, उसको सिंधु के बेसिस पर वो क्या है? हिंदू, तो उसको हिंद प्रदेश जैसे ही है। ये सब कहना शुरू कर दी है। समझ आ रहा है ये? अब इसके प्रभाव का बाद में क्या हुआ हम इसकी बात करेंगे यहाँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डेरियस।
तो एक साइरस बताया मैंने, और उसके बाद फिर दूसरा कौन सा हो गया, डेरियस, ठीक, प्रमुख। उसके बाद फिर जो है एक और जो है इसमें जो आगे प्रयास किए थे, वहां एक नाम बस लिख लीजिए, वहां है छायार्स। ये इस तरह का नाम है ये, ठीक है, ठीक ठीक है। ये भी मतलब ऐसे इस प्रकार से जो है आक्रमण किया था, मगर ये पुराने बस क्षेत्र को लगातार बनाए रखा। ये तो इस पर अपना नियंत्रण बनाए रखा किसने, छायार्स ने। पहले कौन बताया मैंने, साइरस, दूसरा डेरियस, ठीक, फिर छायार्स, ठीक। किसकी बात कर रहा हूं मैं, ईरान से बात कर रहा हूं मैं ये, ठीक। ये अब ईरान में जो है यही लोग, अब स्वाभाविक है जब ये आक्रमण किए हैं भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, तब इनका क्या होगा, प्रभाव आएगा हमारे पर, भारत में प्रभाव आएगा, ठीक, बताऊंगा उसको थोड़ी देर में, ठीक। उसके बाद फिर अब इसके बाद दूसरा आक्रमणकारी, तो ये तो पहले वाला हो गया, कौन सा, ईरान वाले क्षेत्र से। अब उसके बाद दूसरे क्रम में ये, दूसरे क्रम में कौन सा है, इसमें जो है दूसरे क्रम में, दूसरे में कौन है, मकदूनिया से। कहां से, मकदूनिया से। अब मकदूनिया से आक्रमण मतलब किन के पास, मकदूनिया ये एक्चुअल में जो है, ये इसको यूनान भी कह सकते हैं, यूनानी आक्रमण क्या बोलते हैं, यूनानी आक्रमण, ठीक है। अब यूनानी आक्रमण मतलब किन की बात कर रहा हूं मैं, मकदूनिया। तो मकदूनिया में जो है, मकदूनिया जो है ये, तो एक तो बताया मैंने जो है, ये जो पहले के जो वंश थे इस तरफ इखमनी वाला, ये लगभग कब की बात कर रहा हूं मैं, ये 600 बीसी के आसपास की बात कर रहा हूं मैं ये, ठीक है। मतलब 6ठी सदी से पूर्व से लेकर के जो है 5वीं सदी ईसा पूर्व, फिर आगे जो है 4थी सदी ईसा पूर्व तक। तो ये जो है उस ईरान वाले क्षेत्र में बड़ा शक्तिशाली है। मगर आगे चल करके जो है, जब इसके जो प्रमुख शासक उनकी मृत्यु हो गया, तो आगे जो शासक हुए उत्तराधिकारी वो उतने शक्तिशाली नहीं रहे। इसीलिए जो है, इसीलिए जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, यहां पर जो इराक क्षेत्र में हुआ करता था, और यहां जो रोमन, तो ये अब शक्तिशाली हो गया, और इस पर भी आक्रमण किया, इस पर भी इधर क्षेत्र को जीता, इधर जीता, और वहां से वहां जो है आगे बढ़ा इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भारत के। ये समझ में आ रहा है ये। अब यहां पर जो है क्षेत्रीय स्थानीय स्तर पर कुछ महाजनपद है, क्षेत्रीय स्तर पर ये, ठीक है, महाजनपद स्थानीय शासक है वहां पर ये। और यहां पर जो है कौन सा है, यहां पर क्या है, नंद है, यहां पर कौन है, नंद। और नंद में कौन है, घनानंद, नंद में कौन है, घनानंद। सुना रहा है ये, इस तरह ये, ठीक है। तो उस परिस्थितियों की बात कर रहा हूं मैं ये। और इस समय जो है तक्षशिला, यहां पर एक विश्वविद्यालय है, जानते हैं ये क्या है, तक्षशिला है। और तक्षशिला में जो है विश्वविद्यालय है, ठीक है। इसमें जो है वहां पर नाम किसको मिलेगा हमें, अब यहीं से जो है हमें और क्या नाम मिल जाएगा, एक तो चाणक्य, और दूसरा जो है चंद्रगुप्त मौर्य, आगे चल करके ये सब इस घटनाक्रम की बात कर रहा हूं मैं ये, ठीक है। किनकी बात कर रहा हूं मैं, यूनानी, जिनको मकदूनिया कहते हैं ये, ठीक है। तो सिकंदर जो है एक्चुअल में जो है वो सिकंदर जो है एक फिलिप, उनके पिता का नाम हुआ करता था फिलिप, उनके पिता का नाम क्या हुआ करता था, फिलिप, फिलिप सेकंड। और इनका जो है पुत्र फिलिप सेकंड, और इनका पुत्र हुआ करता था, इनके पुत्र हुआ जिनको कोई एलेक्स कहते हैं, कोई उनको जो है अलेक्जेंडर कहते हैं, और कोई उनको जो है सिकंदर कहते हैं। तीनों नाम मिलता है ये, समझा ना ये। और इन सब की जानकारी जो है कहां से, केवल यूनानी जो ग्रंथ है उससे मिलती है हमें ये, ठीक। तो ये सिकंदर जो है लगभग
कोई इनकी तिथि के बारे में कहते हैं, ये भी कुछ अलग अलग प्रकार के हैं ये, ठीक है। कोई इनको कहते हैं 327 बीसी से लेकर के जो है लगभग 325 बीसी तक इसने भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आक्रमण किया। यहां पर उन्होंने आक्रमण किया, इन्होंने यहां पर आक्रमण किया, ठीक। किनकी बात कर रहा हूं मैं? सिकंदर की बात कर रहा हूं। वो कैसे यहां पर आए? तो इस तरफ पहले यहां पर उनका क्षेत्र है, तो यहां फिर ये ईरान वाले क्षेत्र में शासक उनको पराजित किया और वहां से कहां तक पहुंच गया? काबुल वाले क्षेत्र, अफगानिस्तान। और काबुल वाले अफगानिस्तान क्षेत्र से एक काबुल है, वहां से होते हुए इस तरफ कहां पहुंच गया? यहां पर खैबर पर दर्रा है और साथ में कौन है? गोमल। तो खैबर से होते हुए वो कहां पहुंच गया? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, मतलब कहां पर? सिंध के पश्चिम की तरफ। कहां पर? सिंध के पश्चिम तरफ जो खैबर दर्रा है, हिंदू कुश पर्वत, वहां उनको पार किया और वहीं पर जो है, वहीं पर जो क्षेत्रीय शासक, यहां जो स्थानीय शासक यहां जो है, ठीक है, वो तक्षशिला में वहां के शासक हुआ करते थे अंभी। कौन है? अंभी। अंभी जो है वो सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया बिना युद्ध किए। उसने क्या किया? आत्म समर्पण कर दिया, ये बिना युद्ध के। समझ जो कह रहा हूं मैं ये, ठीक। ये तो अब वो तो अंभी की बात किया तक्षशिला मैंने, मगर बाकी और जो शासक थे उसी क्षेत्र में, उस क्षेत्र में कई शासक थे। कई शासक मतलब छोटे छोटे शासक के वैसे करिए, कुछ तो गण है, कुछ तो गण है और कुछ क्या है? छोटे शासक है ये, ठीक। तो उनमें से एक शासक जो है, जो जानकारी मिलता है बहुत महत्वपूर्ण, वह है पोरस। एक कौन है? पोरस। अब पोरस का जो राज्य है वो झेलम और इस तरह चेनाब के बीच से फैला हुआ है। ये किनकी बात कर रहा हूं मैं? पोरस। तो ये जो है झेलम और चेनाब के जो बीच का जो क्षेत्र है, राज्य के शासक हुआ करते थे। कौन कौन? पोरस। कौन है? पोरस, ठीक है। तो ये जो है पोरस और सिकंदर के बीच में जो है एक युद्ध हुआ था। सिकंदर और पोरस के बीच में जो है एक युद्ध हुआ, ठीक। पोरस और सिकंदर के बीच में तो पोरस हो गया और दूसरा कौन हो गया? सिकंदर। इन दोनों के बीच में जो है एक युद्ध हुआ था। इन दोनों के बीच में क्या है? एक युद्ध हुआ था झेलम के पास, झेलम नदी के किनारे, ठीक है। इस युद्ध को कहते हैं हाईडे स्पीड युद्ध, हेडा स्पीड युद्ध। ये ध्यान में रखना है। ये तो किनके बीच में हुआ है? ये सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ है। ये किनके बीच? सिकंदर और पोरस के बीच। कौन सी युद्ध है? हेडा स्पीड युद्ध। क्या? हेडा स्पीड। कोई इनको 326 के आसपास मानते हैं लगभग में, ठीक है। समझ आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये, ठीक। इस तरह से ये तो एक क्या हुआ? तो व्यास नदी, अभी देखो यहां तक, अब इसको इस युद्ध का परिणाम जो आए एक्चुअल में, इसके जो परिणाम जो आए, तो इसमें जो है पोरस हार गया। पोरस हार गया और कौन जीता? सिकंदर जीत गया। ये सिकंदर उनकी जीत हुआ, ठीक है। मगर सिकंदर जो है पोरस को जो है उनका राज्य वापस कर दिया। मतलब पोरस सिकंदर के नियंत्रण में जो है अब शासन करना शुरू किया। समझा रहे हैं? ये तो पोरस किसके नियंत्रण में आ गया? सिकंदर के नियंत्रण में आ गया, ठीक है। मगर फिर भी जो है अभी जो है शासन कौन कर रहा है? पोरस। और केवल पोरस नहीं, ऐसे और भी कई शासक हुए, ऐसे और भी कई शासक हो गई है, ठीक है। पहले मैंने क्या बताया कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो है आक्रमण सबसे पहले किसने किया? अकमनी वंश वाले। कौन थे?
ईरानी वाले कौन थे? साइरस और डेरियस। ठीक है, इसने जो है उस तरफ जो उत्तर पश्चिम में जो कंबोज वाला क्षेत्र है और गंधार वाला जो क्षेत्र है और जो कुरुक्षेत्र वाला जो क्षेत्र है, इस पर उसने अपना अधिकार कर लिया। और क्या बताया उसने? विश्वा प्रांत के रूप में, विश्वा छत्र बना दिया। समझ में आ रहा है ये? ठीक। उसके बाद फिर जो है ये जो अखमनी साम्राज्य था उनका विघटन हो गया। तब उस तरफ सिकंदर का जो क्षेत्र था, कौन सा? मकदूनिया वाला। ये कौन सा है? मकदूनिया। तो मकदूनिया के शासक कौन हुआ करते थे? सिकंदर। फिलिप सेकंड का जो बेटा है, 20 साल के वर्ष के वहां जो है राजा बना और बहुत तेजी से जो है पूरे विश्व को जीतने के लिए वो आगे बढ़ गए। ठीक है, पूरब की तरफ आगे बढ़े तो पूरब की तरफ उनको पहले ईरान इराक वाला क्षेत्र मिल गया, उसको उसने जीता। वहां से फिर आगे किस तरफ फारस को चीजों को आगे फारस को जीत करके फिर कहां पहुंच गया? भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो हिंदू कुश पर्वत में जो खैबर दर्रा है उनको पार करके उसने सिंधु के किनारे जो है जो अंभी का राज क्षेत्र हुआ करता था उस पर भी आक्रमण किया। तो अंभी जो है बिना युद्ध किए उनको आत्मसमर्पण कर दिया। बिना युद्ध के उन्होंने क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया। और वैसी समकालीन जो है छोटा राजा हुआ करता था। कौन? पोरस। कौन था? पोरस। उस पोरस ने जो है बहुत तेजी से जो है आक्रमण किया। हालांकि वो जो है क्या है? पराजित हो गए। कौन है? पराजित हो गए। कौन पराजित हो गया? पोरस। मगर लगातार वो बहादुरी से लगातार क्या है वो संघर्ष करते रहे, लगातार संघर्ष किए। ठीक है, तो ये इसी बीच क्या हुआ था? वो युद्ध बताया था मैंने, किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे। ये झेलम नदी के किनारे जो है तो उस युद्ध क्या बोलते हैं? हेडा स्पीड का युद्ध है। क्या बोलते हैं? हेडा स्पीड का युद्ध है ये। ठीक, और इस प्रकार से ये तो अब जो है ये पूरा क्षेत्र है, ये बहुत बड़ा क्षेत्र जो है किसका क्षेत्र है? वो किसका क्षेत्र है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर अधिकार किसने कर लिया? सिकंदर ने अधिकार कर लिया और लगभग 1-1.5 साल तक वहीं पर अपना डेरा धमाया रहा। ठीक है, उनके सैनिक जो दूर आ चुके हैं, अभी व्यास नदी के आसपास किनारे में है वो लोग, व्यास नदी को पार नहीं किए हैं। समझा रहे जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक, इस तरह से ये तो ये जो है अब ये तो मैंने बताया कि ये सब आक्रमण हुआ, ये सब आक्रमण हुआ। तो सभाई के सिकंदर उस समय उस क्षेत्र को जीत लिया था ना। आगे ले रहा हूं मैं ये। सिकंदर जो है आक्रमण किया, ठीक है, तो उसने कई क्षेत्र को जीता। ठीक है, तो सिकंदर के जीते हुए क्षेत्र उनके जीते हुए क्षेत्र कुछ प्रमुख क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं। एक तो सिंध का उत्तर और पश्चिमी भाग, सिंध का जो उत्तर और जो पश्चिमी भाग है उनका। ठीक है, ये इधर वाला क्षेत्र है, उनकी बात कर रहा हूं मैं। ये एक क्षेत्र है। ये तो एक क्षेत्र जो है ये जो है फिलिप जो उनका जो सेनापति हुआ करता था उनको दिया। किनको दिया? फिलिप को दिया। ठीक है, उसके बाद फिर ये 3-4-5 क्षेत्र है, इनके 4 क्षेत्र है। सिंधु और झेलम के बीच वाला क्षेत्र, किनकी बात कर रहा हूं मैं? सिंधु और झेलम के बीच, सिंधु और झेलम के बीच का क्षेत्र, बीच का क्षेत्र ये किसको दिया? तक्षशिला के शासक कौन है? और वो अंभी, इनको दिया। ठीक है, उसके बाद ठीक है जो झेलम और व्यास का जो क्षेत्र है, झेलम और व्यास का जो क्षेत्र है, व्यास का, ये किसको दे दिया? पोरस को दे दिया। ठीक है, किसको दे दिया? पोरस को दे दिया। और सिंधु का जो है जो निचला हिस्सा था, मतलब इस वाले क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, ये एक ये क्षेत्र हो गया और एक ये वाला क्षेत्र ऐसा। ठीक है, सिंधु का निचला क्षेत्र ये दे दिया इसने जो पिथोन,
एक शासक था, कौन? पीथोन। इसको तो ये सब ने क्या किया, एक तरह से वो जीते हुए क्षेत्र का, सिकंदर जो है इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो जीते हुए क्षेत्र थे, जीते क्षेत्र का उसने एक प्रकार से क्या किया, विभाजन कर दिया। कुछ कुछ इस तरफ, कुछ इस तरफ, और कुछ इस, और कुछ इस तरह से। ये समझ में रहेंगे। इस तरह से उसने क्या किया, जो क्षेत्र जीते हुए थे उस क्षेत्र को उसने विभाजन कर दिया। ठीक है। सिंधु, सिंधु और झेलम के बीच, तो ये सिंधु का निचला क्षेत्र, निचला, निचला मतलब है सबसे यह नीचे वाला हिस्सा। ये पिथोन, इसको फिर से लिख देता हूं मैं, पिथोन, इनका जो नाम मिलता है पिथोन। ठीक है, तो कितने क्षेत्र हो गया, 1 2 3 और 4 क्षेत्र। कैसे है, सिंधु के पश्चिम है, फिर सिंधु और वो सिंधु और झेलम वाला है, फिर झेलम और व्यास के बीच में है, और उसके बाद सिंधु का निचला वाला हिस्सा। समझ आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक, ये तो ये क्या हो गया, तो ये जो है इस समय, अब इस समय जो है तो देखो, अब इसके समकालीन अगर देखेंगे भारत में उस समय जिसमें सिकंदर आक्रमण किया है उस समय, तो उस समय जो है इस तरफ मगध में, इस तरफ मगध में, जिस तरफ इस समय आक्रमण हुआ है, तो इस समय मगध में कौन है, मगध में कौन है यहां पर, नंद वंश है। शासक कौन है, घनानंद है ये। ठीक है, और भी कई शासक है यहां पर, ये अलग अलग छोटे छोटे शासक है ये, मगर सबसे शक्तिशाली कौन है, ये नंद वंश है। ठीक है, सबसे शक्तिशाली कौन है, नंद वंश। ठीक, अब ये तो बताया मैंने जो है कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आक्रमण हुआ। ठीक है, अब जब आक्रमण होता है तो स्वाभाविक उसका प्रभाव पड़ता है। ये आक्रमण होगा तो क्या होगा, इनका प्रभाव, किसका प्रभाव, जो ईरानी और जो यूनानी आक्रमण हुआ उसका प्रभाव, ईरानी और ईरानी और यूनानी आक्रमण का प्रभाव। ठीक है, एग्जाम में जो है इसमें बस छोटे छोटे शब्द पूछते हैं, बस कई बार पूछा गया है ये। ठीक है, तो पहला जो है इनका प्रभाव, इसमें कह रहा हूं मैं राजनीतिक, राजनीतिक स्तर में प्रभाव। तो क्या प्रभाव डाला उसने, सबसे महत्वपूर्ण, देखो भारत में अभी तक जो है हम प्रांतीय स्तर पर शासन की व्यवस्था किस प्रकार को, ये बातें हम नहीं सोच रहे हैं। समझ आ रही है, अभी हम कब की बात कर रहे हैं, 6ठी सदी से पूर्व की बात कर रहे हैं ना। तो उस समय जो है ईरानी जो है जब उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को जीत लिया, तब उसने जो है जो उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र थे उसने उनको विश्व छत्रप बनाया। तो छत्रप बेसिकली जो है एक प्रांत के जैसा एक इकाई है शासन का। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? तो यहां से जो है स्पष्ट ये हुआ कि जो बड़ा क्षेत्र है उसमें से छोटे क्षेत्र अगर हमें जो है अगर शासन के लिए बनानी है तो उनको छत्रप भी कहा जा सकता है। समझना है? तो शासन की छोटी इकाई का विकास किसके प्रभाव में, इन ईरानियों के प्रभाव में ये। ठीक है, कौन सा प्रथा बताया मैंने, छत्रप, छत्रप, छत्रप प्रणाली पर लम किया। और यही आगे चल करके भारत में जो है जो प्रांत का विकास हुआ, प्रांतों के विकास में इनकी भूमिका रही। ठीक है, तो इन्होंने क्या तरीका अपनाया, छत्रप प्रणाली।
ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये छत्रप प्रणाली जो है विकसित किसने, छत्रप प्रणाली जो है विकसित किसने किया, किसने किया, किसने, ईरानी ने। किसने किया, ईरानी ने। ये अभी मैं इसमें पहले ईरानी की बात कर रहा हूं ना, ये किसकी बात किया मैंने, ये ईरानी ने किया। ठीक, ये हो गया, राजनीति की बात कर रहा हूं मैं ये। ठीक, उसके बाद फिर दूसरा, ठीक है, कि देखो इसमें सबसे बड़ी केंद्रीय स्तर पर कौन होगा, ईरान में जो बैठा हुआ शासक, उसके अधीन कौन होंगे, क्षत्रप में जो मुखिया है वो। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि यहां जो है एक उस तरफ केंद्र में एक राजा है, शक्तिशाली है, और इसके अधीन जो है यहां पर क्या है, एक क्षत्रप है। समझा रहे ये, ठीक है, क्षत्रप। इसका मतलब ये केंद्र में है और ये उसके अधीन है। तो ये एक्चुअल में क्या कर रहा है, ये केंद्रीयकृत शासन का विकास को प्रोत्साहित, कौन, ईरानी, ईरानियों ने ऐसा काम किया। ये क्लियर समझ में आ रहा है ये, ठीक है। इनके बाद दूसरी बात कह रहा हूं मैं, यूनानियों का। किनका प्रभाव, यूनानी का। अभी हम राजनीति की बात कर रहे हैं ना, किनकी बात कर रहे हैं, यूनानी ना। तो यूनानी का सबसे महत्वपूर्ण ये था, ठीक है, कि इनकी जो है, इनके पास जो है बहुत अच्छा जो है सैन्य संगठन था। यूनानियों के पास सबसे महत्वपूर्ण था इनका जो कि सिकंदर का जो सैन्य संगठन था। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण था इनका। ये भारत में अभी तक जो है ज्यादातर जो आक्रमण वगैरह जो युद्ध लड़े जाते थे उसमें बहुत बड़ी मात्रा में हाथियों का प्रयोग किया जाता था। किनका, हाथियों का। घोड़े चूंकि भारत में अच्छे किस्म के नहीं, अच्छे नस्ल के नहीं मिलते, तो इसलिए भारत में घोड़े का प्रयोग कम किए जाते थे ये, ठीक है। और स्वाभाविक उनके पास में हाथी तो है बड़ी मात्रा में, तो हाथी का वहां जो है इस सैन्य संगठन में प्रयोग करते थे। मगर समस्या ये है कि हाथी को बहुत तेजी से आप दौड़ा नहीं सकते, यही है ना, ठीक है, बहुत तेजी से उनको दौड़ा नहीं सकते। बड़े जो है जो दुर्गम क्षेत्र है वहां पर उनको नहीं पार करवा सकते, किनको, हाथी से ये, ठीक है। तो इस समय जो है ये सिकंदर लोग जब आए हैं तो वो क्या है, घोड़े पर आए हैं, ये घुड़सवारी है। तो घुड़सवारी जो है, घुड़सवार वाला जो है सैन्य क्षमता है, ये बहुत महत्वपूर्ण था। तो ये धीरे धीरे जो है हाथी में क्या कमजोरी है और घोड़ा जो है कितना महत्वपूर्ण है सेना के लिए, ये जो है एक्चुअल में भारत के लोगों को सिखाया, राजाओं को। किसने, यूनानियों ने। तो हाथी जो सैन्य है, गज सेना, इनकी कमजोरी और किसका, अश्वसेना कहा जाए इनको, अश्वसेना की महत्ता, क्या महत्व किसने बताया, यूनानियों से। ये सीखे हमने, ये समझना रहेगी। दो चीज मैंने क्या बताया, रणनीति का ये, ठीक। आगे बढ़ जाऊं मैं, ठीक है, दो चीज हो गया ये। अब इसके बाद फिर जो है इसमें क्या है, इनका आर्थिक प्रभाव। इनका जो है आर्थिक प्रभाव। आर्थिक के मतलब क्या हुआ कि यूनानियों ने हमें या फिर ईरानियों ने हमें क्या दिया। तो पहली बात है किनका, ईरानियों का, ठीक है। ईरानियों जो है सबसे महत्वपूर्ण, जब ये भारत में आक्रमण किए तो उसमें जो है इन लोगों ने जो है सिंधु नदी के पास तक तो आक्रमण सीधे किए स्थल मार्ग से, ठीक है। इन्होंने जो है जो सिंधु वाला क्षेत्र है यहां से, मतलब कौन सा, स्थल मार्ग, उसी से आए थे
मगर जो है दूसरा जो है ये जब सिंधु नदी के पास में आए तो यहां से लेकर के वो यहां तक गए, समझ में रही है। और उसके बाद फिर वहां से जो है ये इधर समुद्री मार्ग है आपका, यहां से जो है वो ईरान तक पहुंचने का एक मार्ग ढूंढा। कौन सा मार्ग? उसने जो है भारत और ईरानी के बीच, ईरानियों के बीच नौवहन मार्ग, जल मार्ग को प्रोत्साहित किया। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं? ये किसका प्रभाव है? ईरानियों का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? यूनानियों का। वो ठीक है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि इसके माध्यम से दो मार्ग हो गया हमारे पास में। अब इसमें भारत में अगर व्यापार करना है तो एक मार्ग कौन सा है? ये जल मार्ग हो गया, और दूसरा कौन सा है? स्थल मार्ग है। तो एक स्थल मार्ग भी हो गया और दूसरा कौन सा है? जल मार्ग। दोनों मार्ग है हमारे पास में अब है। तो इससे जो है अब कहां जुड़ जाएगा सीधे तौर पे? इधर जाएंगे तो कहां पर? मध्य एशिया। यहां जाएंगे तो आगे कहां पर? ये पश्चिम एशिया। और वहां से कहां तक? आगे रोमन तक, रोम तक। दोनों प्रकार से, स्थल मार्ग से भी और दूसरा कौन सा? व्यापार मार्ग, कौन सा? जल मार्ग से। तो स्वाभाविक है अब इससे क्या होगा फायदा? इससे क्या होगा? ये जो क्षेत्र है एक बड़ा, ये जो है एक बड़ा क्या है? एक व्यापार मार्ग बन जाएगा, व्यापारिक मार्ग बन जाएगा। ठीक है, कब की बात कर रहा हूं मैं? छठी 5वीं सदी की ईसा पूर्व के आसपास की बात कर रहा हूं मैं, 400 के आसपास की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, कि इसमें शुरुआत हो रहा है। ठीक, यही कारण है कि आगे चल करके जो है ये जो पूरा क्षेत्र है हमारा, ये जो क्षेत्र है यहां इधर चाइना से होते हुए यहां से जो है ऐसे आगे जो है ये जो मार्ग कहलाता है, यही विकसित होता है रेशम मार्ग के रूप में। किस रूप में? क्या बोलते हैं इनको? रेशम मार्ग के विकास में इनकी भूमिका है। और रेशम मार्ग मतलब कब की बात कर रहा हूं मैं? तब जब कुषाण वंश आया, कुषाण के समय, उस समय। समझा रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक, किस तरह से ये तो एक क्या है, इनका व्यापार का विस्तार हुआ भारत में। ये क्लियर यहां तक ये? ठीक, उसके बाद फिर जो है इसी क्रम में ये तो मैंने ईरानी की बताया। अब इसके बाद फिर इसी क्रम में दूसरा लेता हूं मैं। कौन है इस तरफ? यूनानी। कौन है? यूनानी। अब यूनानी में बताया था मैंने, एक जो है कौन है? नियारकस आया हुआ है। कौन है? नियारकस। और नियारकस जो है वो जो है नियारकस सिकंदर के साथ आए। कौन? नियारकस। नियारकस ने सबसे महत्वपूर्ण पर प्रयास काम जो किया वो जो है इस यहां के क्षेत्र से।
ठीक है, ये भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है। ये इधर अफ्रीका है और ये क्या है, भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है। ये भूमध्य सागर और ये हमारा भारत वाला क्षेत्र, समझ आ रहा है ये? ठीक, तो एक जो है इन्होंने एक जो बड़ा यहां से डेवलपमेंट जो हुआ, एक जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ कि अब यहां इस वाले क्षेत्र से कुछ ये रास्ता बन गया, कुछ ये रास्ता बन गया जलमार्ग के, और वहां से कहां तक पहुंच बन गया हमारा, भूमध्य सागर तक। ऐसी जानकारी किसने दिया है, नियार्कस ने। नियार्कस जो है ये भूमध्य सागर से, ठीक है, भूमध्य सागर से लेकर के जो है, भूमध्य सागर से लेकर के मतलब भूमध्य सागर से लेकर के भारत तक का मार्ग, इसकी जानकारी किसको हो गया, भारत को हुआ। तो इससे क्या हुआ, व्यापार की जो गतिविधियां हैं उसमें वृद्धि हुआ। समझ में आ रही है किन की बात कर रहा हूं मैं, नियार्कस की बात कर रहा हूं मैं ये। ठीक है, तो ये किसकी बात की हम लोगों ने अभी जो है, ये क्या है, आर्थिक वाला बात किया। मैं आगे बढ़ जाऊं, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, अब जो इसमें संस्कृति, अब इनमें जो है संस्कृति, ठीक है, इसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण, एक तो ईरानियों का, ईरानियों का प्रभाव जो आया, ठीक है, ईरान की जो है उनकी एक लिपि हुआ करता है, अभी भी होता है वहां पर, उनको बोलते हैं अरामाइक, ईरानी अरामाइक, ये लिपि है, ईरानी जो है अरामाइक लिपि है। ठीक है, तो एक तो जो है जब संपर्क में आए हम इनके, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हमारा, यहां के संपर्क में आए, तो स्वाभाविक ही जब यहां पर आए हैं, यहां पर शासन कर रहे हैं, छत्रप बने हैं, तो उनमें शासन व्यवस्था कैसा, वो तो बता दिया मैंने, उनके जैसा ही प्रभाव आ जाएगा। ठीक है, और यहां के जो है मिलीजुली प्रभाव आ जाएगा। ठीक है, दूसरा उसने जो है, उसने जो है वहां पर जिससे लिखते हैं उनकी लिपि, वो क्या है, अरामाई की लिपि है। एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं ये, अशोक की लिपि में मिलता है कौन सा है, अरामाइक भी मिलता है ये। ठीक है, तो कौन सी लिपि बता रहा हूं मैं, अरामाइक लिपि। तो अरामाइक लिपि जो है, जो ईरान की लिपि है, जब इस भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आए, यहां सब इनका भारत उत्तर जब आए, तो यहां पर उस अरामाइक लिपि से, इस लिपि से जो है एक नई लिपि, खरोष्ठी का विकास हुआ। कहां पर, इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भारत के। ठीक है, इससे जो है भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में एक लिपि का विकास हुआ। कौन सा, खरोष्ठी। और हम जानते हैं कि अशोक की शिलालेख जो है, अशोक की शिलालेख जो है अरामाइक में भी है, खरोष्ठी में भी है, यूनानी में भी है, और ब्राही में, सर्वाधिक ब्राही में है। ठीक, तो इस प्रकार से लिपि के विकास में जो है किसका योगदान आया, ईरानियों का आया।
ठीक है। इनके साथ साथ जो है दूसरा, और ये सम्राट अशोक ने आगे चल करके, अशोक ने जो स्तंभ लेख बनवाया, और स्तंभ के ऊपर एक जानवर का, जानवर ने कहा उनको पशु या अन्य की मूर्ति बनाने की जो परंपरा है, ठीक है, मूर्ति बनाने की जो परंपरा है, कई इतिहासकार मानते हैं, कुछ इतिहासकार मानते हैं इनका जो स्तंभ लेख है वो ईरान के शासक डेरियस से प्रभावित था, इनका मानना है। ठीक है, ईरान के जो शासक है डेरियस, उससे प्रभावित है। ये समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक, ये किसकी बताया मैंने, किसकी बताया मैंने? ईरानी वाला ये। ठीक है, अब इसमें जो है संस्कृति में यूनानी, ठीक है, किनकी बात कर रहा हूं मैं? यूनानी। यूनानी प्रभाव, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण रहा है। ये जितनी बात कर रहा हूं सब एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं ये। ठीक है, एक तो सबसे महत्वपूर्ण जो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो है, जब यूनानी लोग आए आक्रमण किए, जैसे कि मकदूनिया वाला ये, अब यहां पर रहे हैं, बहुत समय तक रहे हैं, उसके बाद फिर यहां पर उसने शासन भी करना शुरू कर दिया। तो उससे जो है भारत के इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कौन सा यूनानी भाषा और उनकी यूनानी लिपि का प्रवेश हुआ। राइट, कौन सी बात कर रहा हूं मैं? यूनानी भाषा और उनका लिपि का प्रवेश हो गया, प्रचलन में आया। पहली बात, एक तो यही हुआ। ठीक, दूसरी बात, ये जो है यूनानी जो है, यूनान की बात कर रहा हूं वहां पर, पहली बात हुआ। दूसरी बात, ये यूनानी जो है जब भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आए तो वहां पर पहले भी मूर्ति बनाए जाते थे, तो ये जो है यूनान से जो है अपनी मूर्ति बनाने की विशेष शैली लेके आए, यूनानी मूर्ति कला कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? यूनानी मूर्ति कला। अब जो यूनानी मूर्ति कला है वो जब भारत पहुंचा, ठीक है, कहां पर? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कौन सा? यूनानी मूर्ति कला। तो यहां जो मूर्ति कला था हमारा खुद का, ठीक है, उनके साथ मिलकर के ये यूनानी मूर्ति कला और भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित मूर्ति कला, दोनों का जो है मिश्रण हुआ। मिश्रण मतलब मिला जुला। इससे जो है कि नई मूर्ति कला, शैली, का विकास हुआ। इसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया सर, ये हेलेनिस्टिक कला। क्या कहते हैं? हेलेनिस्टिक कला।
क्योंकि ये जो है गंधार क्षेत्र में विकसित हुए थे ये, क्योंकि गंधार क्षेत्र में विकसित हुई है, विकसित हुए थे, इसीलिए इनको गंधार मूर्ति कला भी कहते हैं। ठीक है, ये विशेष है अपने आप में ये। और ये जो है इनका बहुत अच्छा जो उदाहरण है जो मिलता है भगवान बुद्ध के जो मूर्ति देखते हैं हम लोग जिस रूप में, भगवान बुद्ध की मूर्ति, मतलब किस मूर्ति की बात कर रहा हूं मैं, उनके जो स्वरूप उसमें जैसे ऐसे अपने बालों को ऐसे बांधे हुए हैं ऊपर, ऐसे समझ रहे हैं ये, और बिल्कुल शांत मुद्रा में ऐसे बैठे हुए हैं। तो उनके जो है बालों को ऐसे घुंघरालेदार बनाया है, समझ रहे कह रहा हूं मैं, ये घुंघरालेदार बनाए हैं। उनके शरीर बहुत हस्त पुष्ट है, उनके जो है जो कपड़े पहने उसमें ऐसे सिलवटें जो है कैसे इस तरह से मतलब नीचे ऊपर गई है, समझ रहे कह रहा हूं मैं ये जो है कौन सी शैली है, गंधार शैली है। ये कौन शैली है, इसके पहले इस तरह की मूर्ति, बालों को इस प्रकार से बनाया जाना, कपड़ों का जो सिलवटे को जो है मतलब उभारना, ठीक है, आंख को जो है इस तरह से उभार के बनाना चमक के साथ, ये ऐसा नहीं हुआ कर रहा भारत में ये। ठीक है, तो इस तरह का जो है कहां पर से आया है ये यूनानियों की देन है ये। तो इस कला को बोलते हैं क्या, हेलेनिस्टिक कला। ठीक, ये हो गया। उसके बाद ये तो एक बताया यूनानी में नहीं है, उसके बाद दूसरा काम में कौन है, अशोक के जो है, अशोक ने जो है, अशोक ने जो अपनी स्तंभों में जो है जो पशुओं का जो है, पशुओं की मूर्ति का प्रयोग कुछ इतिहासकार मानते हैं यूनानियों से प्रेरित है ये। ठीक है, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि किससे प्रेरित है ये, यूनानियों से प्रेरित है ये। ठीक है, बातें हो गया। इनके साथ और दूसरा महत्वपूर्ण, आगे बढ़ जाऊं मैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं। ये सब यूनानी का चल रहा है ना अभी। एक नाम बताया था मैंने, पाइथागोरस। पाइथागोरस का कौन सा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और लंब का वर्ग, ज्यामितीय ज्यामितीय सूत्र पाइथागोरस का, कौन सा वाला वो, उसका प्रभाव कहां पर, इनका विस्तार कहा जाए कहां पर, भारत में। और इनके साथ साथ जो है, इनके साथ साथ, ठीक है, जो इनके साथ साथ जो है जो ज्योतिष शास्त्र में, इनके अलावा ज्योतिष में इनका ईरानियों का प्रभाव, ईरानियों और ठीक है ये। और एक और जो सबसे महत्वपूर्ण इसे मानते हैं इनमें, वह है कि इसने जो है भारत में तिथि निर्धारण में इनकी भूमिका, कैसे, कि कम से कम ये तो स्पष्ट हुआ कि सिकंदर का जो आक्रमण है, सिकंदर का जो आक्रमण है वो 300 जो है
इस बीसी के मध्य हुआ है और समकालीन शासकों की हमें जानकारी मिलती है। समझ में आ रहा है ये? तो ये जो है भारत में तिथि निर्धारण का आधार बन गया ये। ठीक, ये सब जो है ये। और इसी समय जो है इसमें जो जो यूनानी जो ग्रंथ है, यात्रा जो लिखी है इसमें ये, उसमें जो है एक शब्द मिलता है ये यूनानी ग्रंथ में। एक जो नाम मिलता है सेंड्रे कोट्स। ये किससे मिलती है? यूनानी ग्रंथों में। क्या नाम मिलता है? सेंड्रे कोट्स, एक शासक के रूप में। ये कौन सा है? सेंड्रे कोट्स, एक शासक के रूप में। कुछ इतिहासकार मानते हैं भारत में का मत है कि सेंड्रा कोट्स एक्चुअल में कोई और नहीं, सेंड्रा कोट्स जो है कोई और नहीं, बल्कि ये सेंड्रा कोट्स एक्चुअल में जो है कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, ये हुआ करता था। तो चंद्रगुप्त का एक नाम और क्या मिलता है इसमें? सेंड्रा कोट्स। समझा रहे? ये इस तरह की इनकी व्यवस्था हुआ करता था ये। ठीक है, कुछ इतिहासकार मानते हैं, कुछ इतिहासकारों का मत, उनका विचार है कि ये सेंड्रा कोट्स से जो हम बात कर रहे हैं ये कोई और नहीं बल्कि कौन है? वो चंद्रगुप्त मौर्य ही है। ऐसा कुछ लोगों का मानना है। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इस पर, एक नया टॉपिक है देखा जाए तो, ले रहे हैं इस पर बुद्धकालीन अर्थव्यवस्था। रणनीति हो गया, रणनीति कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, अब किसकी बात कर रहे हैं हम? ठीक है, बुद्धकालीन अर्थव्यवस्था। ठीक है, क्या क्या? हाँ, पूरा कंप्लीट हो गया उसमें ये। ठीक है, अब उसमें जो है राजनीति मतलब जो राज्य क्षेत्र वाले की बात किया हूं, प्रशासन वाला बात नहीं की है हम लोगों ने इसमें ये। ठीक है, हाँ, क्योंकि देखो पढ़ने का जो तरीका हमारे इसी में पूरे फैक्ट्स आएंगे ना। डायरेक्टली फैक्ट्स को याद करेंगे तो कैसे दिमाग में रखेंगे आप? तो हम क्या है, एक माइंडसेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ये, और हर बार यही कर रहे हैं एक्चुअली हम लोग। तो पहले हम राजनीतिक जो क्षेत्र है उनकी बात किए, कौन सा राजवंश है उनकी बात किए, अभी उनके शासन के बारे में नहीं देखे हैं हम लोगों ने ये। ठीक है, अब उसकी किसकी बात कर रहा हूं? उनकी अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूं मैं ये। यही हुआ ना? तब उसमें अर्थव्यवस्था, फिर समाज, फिर उसके धर्म। एग्जाम में जो है इस पैटर्न में अगर पढ़े तो तथ्य आसानी से याद होंगे। माइंडसेट मतलब समझ में आ रहा है ना ये? इस तरह से ये।
ठीक, ऐसे ही करना है हमें ये। तो अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? बुद्धकालीन अर्थव्यवस्था। उसमें बुद्धकालीन जो अर्थव्यवस्था है उसमें मुख्य मुख्य जो बातें हैं ये, एक तो उसमें जो समझना होता है उसको मैं पहले मोटी मोटी बातें लिख दे रहा हूं मैं। पहले किसके बारे में बात सोचना है? यहाँ पर हमें कृषि के बारे में सोचना है, पहली बात तो वो, पहली एक बात ये हुआ। दूसरी बातें जो है जो हमें सोचना होगा इस पर जो है वो शिल्प और दस्तकारी, शिल्प और दस्तकारी, ये सोचना होगा हमें ये। ठीक है। तीसरी व्यवस्था जो है मुझे सोचना होंगे व्यापार और वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य और शिल्प और दस्तकारी, और इसी में जो है उनका समूह बोलते हैं इनको श्रेणी और निगम, श्रेणी और दूसरा क्या है? निगम। ये सब संस्था है, व्यापारिक संस्था है, श्रेणी और निगम जो कह रहा हूं ये सब बुद्ध काल इसी समय विकसित हुए हैं ये। ठीक है। मुद्रा व्यवस्था और नगरीकरण, मुद्रा का विकास हुआ यहां पर ये पहली बार, मुद्रा व्यवस्था, और पांचवा जो है मुख्य रूप से इसमें नगरीकरण। ठीक है। तो हमें मुख्य रूप से इन बातों को देखना है एक्चुअल में वो। ठीक। अब पहली बात है क्या ले रहा हूं उसमें? खेती का विकास। पहले बात है क्या ले रहा हूं मैं? कृषि का विकास। अब किस कालखंड की बात कर रहा हूं मैं? ये सब कब की है ये 6ठी सदी ईसा पूर्व में बात कर रहा हूं मैं ये। ठीक है। इस समय अब यहां छत्तीसगढ़ कहता हूं मैं, ठीक है, भारत में एक तो हमारा ये वाला क्षेत्र है, और हम मुख्यतः हम इस तरह की बात कर रहे हैं। यही है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की बात करूं, मतलब कौन सा? गंगा के दोआब वाला क्षेत्र है ये, बड़ा क्षेत्र है तो इनका ये। ठीक। अब पहला जो कालखंड हुआ, पहला जो सेगमेंट आया कृषि में, जो मध्य गंगा का जो मैदान है ये, जो मध्य गंगा का मैदान है, मध्य गंगा के मैदान में ये जो क्षेत्र है यहां पर मैदान में चावल की खेती और अधिशेष उत्पादन, किसमें? खेती की बात किया मैंने ये, राइट। दूसरी बात है ये, इसी खेती में जो है लोहे का प्रयोग कर गहराई तक जुताई, इससे क्या होगा? ठीक ठाक मात्रा में ये, ठीक ठाक मात्रा में क्या है? उत्पादन बढ़ जाए। गहराई तो जब भूमि जो है जब पोला होगा तो उसमें क्या है? ज्यादा अच्छा। और ठीक है, तो लोहे के प्रयोग का मतलब क्या है? वो हल में किसके प्रयोग करते हैं? फाल, लोहे से बने हुए। समझ में आ रहा है ये? फाल समझते हैं? फाल, फाल, वो हल में जो नीचे पैर लगाते हैं ना लोहे का, वो। ठीक है। ये उनकी बात किया मैंने ये। ठीक है। इनके साथ साथ जो है अ, इनके साथ जो है ये धान की रोपाई करना सीख जानते हैं अभी ये, धान का रोपाई कृषि, ऐसा इनका है ये है। ठीक है। इनके साथ साथ जो है 6ठी सदी से पूर्व में जो जलवायु में परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के कारण बड़ी जनसंख्या का इस पश्चिम की तरफ से पश्चिम की तरफ से जो है पश्चिम की तरफ से जो है इस तरफ पूरब की तरफ इनका पलायन हुआ है ये। समझ में कह रहा हूं मैं ये? जनसंख्या का जो है ये पश्चिम से ये पूरब की तरफ इनका पलायन हुआ इस तरह से ये। यहां पर क्या हुआ?
जलवायु परिवर्तन के कारण जनसंख्या का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से किस तरफ, पूरब की तरफ और पलायन। तो गंगा की जो मध्य गंगा जो क्षेत्र है वहां पर क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ गया, ठीक। और यहां उत्तर पश्चिमी क्षेत्र लोग क्या उत्पादन करते थे, गेहूं उत्पादन करते थे। तो अब मध्य गंगा क्षेत्र में क्या हुआ, गेहूं, ठीक है, कौन सा है, गेहूं और जौ का भी उत्पादन। समझ आ रहा है जो कह रहा हूं मैं, ये गंगा में क्षेत्र में क्या है, गेहूं और जौ, जौ जौ है, ये जौ को उत्पादन। समझ आ रहा है जो कह रहा हूं मैं, ये ठीक है। इनकी बात कर रहे हैं हम, जो है जौ को उत्पादन, ये ठीक है। ठीक, आगे बढ़ जाऊं मैं। ये अब इसके साथ साथ जो है, ये अभी हम खेती की बात कर रहे हैं, और इसमें जो है इस समय जानकारी मिलता है कि खेती बाड़ी में जो है इस कालखंड में बड़ी मात्रा में, क्योंकि कई संघर्ष हो रहे हैं, और उसमें जो है दासियों को खेती में लगाया जाता है। इससे क्या हुआ, उत्पादन में बढ़ोतरी हुआ, ठीक है। मजदूर मिल गए, सस्ता मजदूर मिल गए, समझ जो कह रहा हूं मैं, ये ठीक है, सस्ता मजदूर मिल गए। तो ये सब चीज जो है किसमें हो रहा था, ये खेती बाड़ी वाले में हो रहा था वो, ठीक है, हो गया, ठीक। अब उसके बाद फिर जो है शिल्प वाला बताया वो मैंने, ये दूसरा नंबर क्या था, शिल्प वाला। मैं आगे बढ़ जाऊं, शिल्पकला और दस्तकारी, शिल्प और दस्तकारी, शिल्प और दस्तकारी। अब शिल्प और दस्तकारी का मतलब क्या है, बौद्ध ग्रंथों में जानकारी मिलती है, बौद्ध ग्रंथों में इस समय 18 शिल्पकारों, 18 जो है 18 शिल्प के प्रकारों का उल्लेख मिलता है। ये मतलब 18 प्रकार के शिल्प कार्य, समझ में जो कह रहा हूं मैं, ये 18 प्रकार के जो है शिल्प कार्य। तो कई अलग अलग, जैसे कुछ क्या है, मटके बनाना एक क्या है, शिल्पी है, ठीक है। लोहे का कोई उपकरण बना देना, वो भी क्या है, शिल्पकार है, ठीक है। तो इस तरह से ये, अब उसमें वैशाली में जो है बड़ा एग्जाम्पल मिलता है इसी में से, कि वैशाली, वैशाली बताया चुका हूं मैं ऑलरेडी, वैशाली वर्तमान कहां पर है, बिहार में, और वैशाली जो है एक महत्वपूर्ण गणराज्य भी हुआ करता था, ठीक है। तो वैशाली में जो है, वैशाली में जो जानकारी मिलता है कि 500 कुम्हारों की बस्ती है, 500 कुम्हारों की एक बस्ती है। मतलब एक बस्ती है जहां पर कौन लोग रहते हैं, कुम्हार लोग मिलते हैं। ये सब जानकारी कहां से मिलती है हमें, ये बौद्ध ग्रंथों में से मिलता है, ये कि वैशाली वो स्थल है जहां पर ये 500 कुम्हार एक साथ रहते हैं, ये ठीक है। इनके साथ साथ, अब ये तो बताया मैंने कौन सा, कुम्हार बस्ती है, कुछ शिल्पकार है ये। इनके साथ साथ जो है इसमें जो जो शिल्पकार है उन्होंने अपना समूह बना रखा है। जैसे वर्तमान में फिक्की है, एसोचेम है, और वो CII वगैरह संस्था है ना, ये व्यापारिक संघ हमारी, ठीक है। तो वैसे ही जो है इन लोगों ने जो है, शिल्पकारों ने क्या बना रखा है,
जैसे बुनकर है तो बुनकर हथकरघा समिति, ठीक है। तो वैसे जो है लोगों ने जो है अपना समूह बना रखा है, संगठन बना रखा है। उनमें से एक को बोलते हैं श्रेणी और दूसरे को बोलते हैं निगम। शिल्पकारों का संगठन, ये सब एग्जाम में पूछे गए ना। ये क्या है? एक है श्रेणी और एक है निगम। एक है श्रेणी और एक क्या है? निगम। अब श्रेणी और निगम, तो श्रेणी जो है उसका जो प्रधान होता है उसे बोलते हैं ज्येष्ठक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ये इसका प्रमुख है। किसका प्रमुख है? श्रेणी का जो प्रमुख है वो क्या कहलाता है? ज्येष्ठक। ज्येष्ठक। और निगम का जो मुखिया है उनको बोलते हैं श्रेष्ठी। इनको क्या बोलते हैं? श्रेष्ठी। ठीक है। ये सब किस काल की बात कर रहा हूं मैं? बुद्ध काल की बात कर रहा हूं मैं। ये किस काल की बात कर रहा हूं? बुद्ध काल। ठीक है। अब इसके बाद फिर जो है ये, हाँ, अब इसका थोड़ा सा हो गया, शिल्पकार हो गया। अब मैं आगे बढ़ जाऊं। व्यापार। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? व्यापार वाणिज्य। तो व्यापार वाणिज्य में यह, ठीक है। तो व्यापार वाणिज्य में क्या है? दो प्रकार का होगा। एक आंतरिक व्यापार। अभी तो समझ में आ रहा होगा आंतरिक व्यापार मतलब हम कहां बात कर रहे हैं? भारत के अंदर ही बात कर रहे हैं। और दूसरा क्या होगा? बाह्य व्यापार। ठीक है। आंतरिक प्लस क्या है? बाह्य। दोनों व्यापार की बात कर रहा हूं मैं ये। ठीक है। तो इसमें जो है, जो बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथों में जो है, जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर की तरफ आने वाले व्यापारी सामान लेकर के वो आते हैं। जो उत्पादन किसका होता है? धान, गेहूं, जौ, बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। ये बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलता है कि 100 गाड़ियों में जो है, 100 गाड़ियों पर जो सामान को लदे हुए व्यापारी, जो उनका कारवां जो है, समझा रहे ये? तो इसमें क्या है? इसमें बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। क्या उल्लेख मिलता है? 100 गाड़ियों में लदे सामानों के साथ कौन? वह व्यापारियों का कारवां। कारवां समझते हैं? कारवां समझते हैं आप लोग? हम्म। ग्राम से किस तरफ? नगर की ओर प्रवास। इनका उल्लेख मिलता है। कारवां मतलब उनका झुंड, एक साथ। ठीक है, एक साथ ये। और इनका है कि जो भगवान बुद्ध जिस रास्ते पर चलते हैं, और वो जैन भिक्षु भी जो है, जैन जैन भिक्षु मतलब भगवान बुद्ध और भगवान महावीर, ठीक है, ये जिस रास्ते पर चलते हैं उसी रास्ते पर कौन चलते हैं? व्यापारी चलते हैं। ये ऐसा कौन बताता है? पाणिनि। पाणिनि के अष्टाध्यायी में, अष्टाध्यायी में भी
व्यापार का उल्लेख। किनका उल्लेख है? व्यापार का उल्लेख है ये, ठीक है। और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, कौन सा बताया मैंने? उत्तर पश्चिमी ये क्षेत्र में ये, यहां पर एक रास्ता है। यहां पर क्या है? रास्ता है ये, जो तक्षशिला को, ये जो तक्षशिला है यहां पर, उनको पूर्वी भारत से ऐसा जोड़ता है, ऐसा एक रास्ता। समझा रहे? ये इसी रास्ते को आगे चल करके, ये आगे चल करके इसी रास्ते को कहा गया उत्तरापथ। क्या कहा गया? उत्तरापथ। कहां से? ये तक्षशिला है, और तक्षशिला से किस तरफ? ये पूरब की तरफ, मतलब गंगा के मैदानी क्षेत्र में ये। समझा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक। अब उसमें इसी को थोड़ा सा यहां पर स्पष्ट कर दे रहा हूं मैं, ये वो रास्ता क्या था। एग्जाम में जो है एक बार पूछा गया, यूपीपीएससी में पूछा गया है ऐसा एक्चुअल में वो, ठीक है। वो किसकी बात कर रहा हूं मैं? उत्तरापथ की बात कर रहा हूं मैं, ये उत्तरापथ। तो उत्तरापथ जो है, ये भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, इसी क्षेत्र में यहां से, तो यहां पर उनका रास्ता की बात कर रहा हूं मैं। तो उत्तरापथ कहां कहां पर जाता था उनका? तो ये जो है एक तरफ कहां है उनका? तक्षशिला है। समझा रहा होगा ये? समझा रहा है ये? तक्षशिला मतलब ऊपर से आ रहे हैं, तो तक्षशिला से नीचे, तक्षशिला से नीचे जो है, वहां जो है किस तरफ? लाहौर की तरफ। लाहौर, उसके नीचे, तक्षशिला से नीचे क्या है? लाहौर। अब लाहौर से नीचे जो है कहां पर? सियालकोट। सियालकोट से जो है नीचे मथुरा। कहां पर? मथुरा। मथुरा से श्रावस्ती, श्रावस्ती से पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र से ताम्रलिप्ति। और ये कहां पर है? बंगाल में। समझ में कह रहा हूं मैं ये? तो कैसे हुआ? इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से यहां तक, तक्षशिला से कहां पर? ताम्र लिप्ति तक। ये क्या है? उत्तरापथ है। ठीक है। और ठीक है, यहां तक हो गया। ये तो एक रास्ता हुआ। दूसरा रास्ता है इनका ये, ठीक है। ये जो मथुरा है यहां पर क्या है? मथुरा। मथुरा से जो है चंबल के किनारे होते हुए कहां पहुंचा? उज्जैन। ठीक है, एक रास्ता है इनका। तो एक रास्ता क्या है इनका? ये तो हो गया उधर वाला, उत्तर पश्चिमी जोड़ करके ये। समझ में आ रहा है लिख रहा हूं मैं ये? ठीक है। एक किसकी बात कर रहा हूं मैं? मथुरा से जो है कहां तक? उज्जैन को जाता है एक रास्ता। ये सब व्यापार के लिए है ना ये, ठीक है। ये क्या है? व्यापार के लिए है ये। और उज्जैन से आगे वो कहां पहुंच जाता है? भरूच। यहां पर जगह है भरूच। भरूच कहां पर? गुजरात में। भरूच कहां पर है? गुजरात में। बंदरगाह है वहां पर हमारा छोटा वाला, ठीक है। खंभात की खाड़ी वाले क्षेत्र में ये। तो कहां से? मथुरा से इधर कहां पहुंच गए? गुजरात तक पहुंच गए, ठीक है। ये तो यहां तक हो गए, मतलब गुजरात के तटीय क्षेत्र में। ये कौन सा हो गया? भरूच। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं? ठीक है।
ये मैंने क्या बताया, व्यापार वाला कौन सा, मगर आंतरिक व्यापार की बात किया मैंने। मैं अब किसकी बात कर रहा हूं इसमें, बाह्य व्यापार की बात कर रहा हूं मैं। बाह्य व्यापार, अब बाह्य व्यापार में क्या है, इसमें बाह्य व्यापार में क्या है, दो किताब है, अगुंतर निकाय और दूसरा क्या है, दूसरा जो है जातक कथा। ये जातक कथा जो है ये भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा से संबंधित एक ग्रंथ है। ये भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित ग्रंथ, कौन सा, जातक कथा। और अगुंतर निकाय तो जानते हैं, बौद्ध ग्रंथ वाला है ये, ठीक है। इससे जानकारी मिलती है, इससे जानकारी मिलती है, ठीक है, कि समुद्री मार्ग जो है वो, दोनों प्रकार के मार्ग, दो प्रकार के मार्ग। एक जो है कहां से बात कर रहा हूं मैं, एक क्या है, जो भूमि मार्ग है और समुद्री दोनों मार्ग इनमें, तो एक क्या है, उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है हमारा, ये कौन सा है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। और वहां पर कौन सा, तक्षशिला, ठीक है। उस तक्षशिला से जो है आगे, कहां पर, तक्षशिला से आगे कहां पर, मध्य एशिया। ये क्या है, तक्षशिला, और यहां से मध्य एशिया। ये सब क्या है, व्यापारिक मार्ग है हमारे ये, ठीक है। और वहां से फिर मध्य एशिया मतलब वहां से फिर क्या है, अफगानिस्तान, ये सब एरिया, वहां से व्यापार, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है दूसरी तरफ, एक तो मैंने बताया मध्य एशिया वाला हो गया, कहां पहुंचे हैं, हाँ मध्य एशिया। और उसके बाद इधर फिर क्या है, ये पश्चिम एशिया। ये क्या है, पश्चिम एशिया। ये कौन सा, मध्य एशिया, और ये क्या है, पश्चिम। और हमारा क्या है, दक्षिण एशिया। हम दक्षिण एशिया में है ना ये, ठीक, इस तरह से ये। अब यहां जो है, इसमें जो ये जो इसमें रास्ता जोड़ता है ये, इसमें जो है आयात की वस्तु है कई, इसमें से क्या है, आयात करते हैं। अब क्या आयात करते हैं, सोना चांदी लाजवर्ण मणि, सोना है, चांदी है, और लाजवर्ण, ठीक है, आदि जो आयात की वस्तुएं हैं ये, ठीक है। उसके बाद जो है, और उसके बाद ये जो क्षेत्र है ये, यहां, ये बंगाल तो हमारा क्षेत्र हो गया ये, ठीक है। मगर इसके इतर यहां जब जाएंगे तब यहां पर क्या है, ये क्षेत्र किसका है, ये म्यांमार वाला क्षेत्र है ना, जिनको पहले क्या बोलते थे हम लोग, बर्मा। ये कौन सा हमारा, बंगाल का जो क्षेत्र है। तो बंगाल से जो है किस तरफ रास्ता गया हुआ है हमारा, किस तरफ, बर्मा की तरफ। ये भी व्यापार मार्ग है हमारा, और कौन सा, बाहरी। और ये भी कौन सा है, बाहरी, ठीक है। इस तरह से ये तो इधर की बात किया मैंने। ये दूसरी उसी तरफ जो है वो, इस तरफ जो पूरब में और पश्चिम में, यहां पर क्या है, तो ये क्या है, बंदरगाह है यहां पर। और यहां से जो है चंदन, चंदन जानते, चंदन की लकड़ी कर्नाटक में बड़ी मात्रा में होता है ये, ठीक है। तो चंदन और मोती का जो है निर्यात किया जाता है, मोती का निर्यात करते हैं। तो ये सब क्या है, हमारे विदेशी व्यापार बता रहे हैं, और ये सब क्या है, बंदरगाह है, ठीक है। इस तरह से ये,
तो ये सब किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये सब किसकी बात कर रहा हूं मैं? उनके व्यापार के वाणिज्य की है। ठीक है, अब इसमें जो है हो गया यहां तक। ठीक, एक सेकंड मेरे पास और है, वहां इनकी मुद्रा, इनकी मुद्रा व्यवस्था, वहां इनकी मुद्रा व्यवस्था। अब मुद्रा व्यवस्था में जो है इस समय तक, इसके पहले भारत में किसी प्रकार से कोई मुद्रा नहीं हुआ करता था। पहली बार जो है भारत में जो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में और गंगा के मैदानी क्षेत्र में पहली बार जो है मुद्रा प्रचलन में आया। मगर कैसा मुद्रा है ये? आहत मुद्रा है। कैसा मुद्रा है? आहत मुद्रा है ये। ठीक है, मगर आहत मुद्रा के साथ साथ जो है ये, अब आहत मुद्रा किससे बने हैं? इसमें कुछ किससे बने हैं? चांदी से बने हैं, कुछ तांबे से बने हैं, और कुछ जो है चांदी और तांबे के मिश्र से बने हैं। इससे बना है। ठीक है, और इनके साथ साथ दूसरा जो प्रचलन में आया था इसी समय, कौड़ियां, कौड़ियों का प्रचलन। कौड़ियों समझते हैं? कौड़ी मुद्रा के रूप में उनका प्रयोग किया जाता था उस कालखंड में, और तो मध्यकाल में छत्तीसगढ़ में प्रचलित था ये कौड़ियों का प्रचलन। व्यापार, व्यापारिक गतिविधियों में। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ कि भारत में जो कम से कम ये आहत मुद्रा वगैरह प्रयोग किया जाना है, ये सब अब यहां प्रक्रिया शुरुआत हुआ। ठीक है, एक जो बहुत अच्छा जो साक्ष्य मिलता है जो बौद्ध ग्रंथ उसमें मुद्रा वाले की है, इसमें जो है वो बताया था ना, एक जीवक, जीवक राजवैद्य था किसका? मगध वाले का। तो जीवक, बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलता है इसके अनुसार, तो जीवक है वो जीवक। ठीक है, वो जीवक जो है जो राजवैद्य है एक्चुअल में, वो एक श्रावस्ती में एक गृहपति के पुत्र को रोग से बचाने के लिए उन्होंने 1600 मुद्राएं प्राप्त किया है। जीवक जो है एक एक जो है श्रावस्ती में एक गृहपति, घर के स्वामी के पुत्र को बचाने के लिए क्या कह रहा है ये? 1600 मुद्राएं प्राप्त किया है। क्या किया है? 16 नहीं, 16,000 मुद्राएं प्राप्त किया। ठीक, तो ये जो है इंडिकेट कर रहा है कि भारत में अभी मुद्रा शुरुआत हो गया है, मुद्रा का प्रचलन शुरुआत हो गया है ये। ठीक है, और कौन सी मुद्रा है ये? कौन सी मुद्रा है? आहत मुद्रा है ये। ठीक है, एक तो ये बौद्ध ग्रंथ में उल्लेख, और दूसरा जो है कई तो और हमें क्या है, उत्खनन से प्राप्त हुआ है, उत्खनन से प्राप्त मुद्रा के साक्ष्य छत्तीसगढ़ में भी मिले हुए हैं। ये सब वैसे जो है आहत मुद्रा छत्तीसगढ़ में मौर्य और नंद वाले जो कालखंड है उसमें हमें मिले हुए हैं ये। ठीक, तो ये हो गया आज जो हम लोग अर्थव्यवस्था पढ़ लिए हैं। अब कल जब बात करेंगे तब हम लोग उसमें सामाजिक, और फिर वहां से उनका धर्म वाला शुरू हो जाएगा हमारा। ठीक है, और कल रिवीजन लेंगे। और आज तो रिवीजन में जो हमें जो शुरुआत करना था इतिहास वाला छूट गया, मगर कल फिर उसको रिवीजन लेंगे आप लोगों को। कल जो है
उस जो क्या बोलते हैं, जो एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन पेपर है, पेपर जो बुक है, उसमें से आप लोग पहला चैप्टर और साथ में हड़प्पा, प्रागैतिहासिक काल, और दूसरा कौन सा है, हड़प्पा, इनको फैक्चुअली पढ़ के आएंगे। ठीक है, इनको, और कुछ दिन बाद में फिर जो है इनके समानांतर जो है हम लोग संविधान का भी रिवीजन में लेंगे, राज्य व्यवस्था को भी। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे तो फिर पहले 15-20 मिनट जो है शुरुआती दौर पे हम इनको प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इनको फोकस कर लेंगे। ठीक है, ठीक, थैंक यू।